जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं सेमेस्टर 5 माइनर पेपर 1 से हिस्ट्री यानी सेमेस्टर 5 का माइनर पेपर हिस्ट्री का महासंग्राम वीडियो। और इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा बस उतना ही आपको पढ़ के जाना है। 100% मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसी के अंदर से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको 7 क्वेश्चन दूंगा दोस्तों जो लॉन्ग टाइप्स का होगा, और 4 क्वेश्चन जो देंगे दोस्तों वो आपका 5-5 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ ना, तो इससे पहले जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है देख सकते हैं, वो भी मैं सामने रखता हूँ कि पिछले बार क्या पूछा जा चुका है, और इसी के साथ साथ आपका जो सिलेबस है उसको भी मैं साथ में रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर आपको देता हूँ और बताता हूँ कि इतना पढ़ के जाओ, एग्जाम में इसके अंदर से पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। और जितने भी आंसर है सबको मैं एक एक करके ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊँगा, ठीक है। सेमेस्टर 5 माइनर पेपर 1 से हिस्ट्री का महाक्रांति वीडियो। चलिए दोस्तों, एक एक करके आंसर को हम लोग देखेंगे। पहला है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों की विवेचना करें। आज की इस वीडियो में आपको हम ट्रिक के माध्यम से पूरा समझा देंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों की विवेचना करें। ये जो क्वेश्चन है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां पूछे, चाहे तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपको दे दे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है, तो आप आंसर बहुत ही अच्छा तरीका से लिख पाएंगे। जितना मर्जी उतना 4 पेज 10 पेज जितना मर्जी उतना लिख पाएंगे। बस इसका एक ट्रिक है, वो मैं आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर ये कहानी आपको याद हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कोई भी क्वेश्चन दे दे, आपका आंसर आराम से बन जाएगा। जितना मर्जी उतना पेज आप लिख सकते हो आराम से। हम बात कर रहे हैं किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को देखिए दोस्तों, आपको जितना समझना है उतना मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया गया, ठीक है। किसके पास बेच दिया गया? तो काजी के पास बेच दिया गया, ठीक है, काजी के पास बेच दिया गया। अब काजी जब तक जिंदा रहे तब तक तो इसको ठीक से संभाले, ठीक है। लेकिन जैसे ही काजी मर गए तो उसके फिर कौन हो गए? पुत्र उठ रहे हैं। तब पुत्र लोगों, जैसे दुश्मनी नहीं हो जाता है, तब पुत्र लोगों को नहीं देखा गया, तो फिर से कुतुबुद्दीन ऐबक को एक व्यापारी के पास बेच दिया गया। अब एक व्यापारी के पास बेच दिया गया, तो व्यापारी क्या होते हैं? वो कोई भी सामान को अपने पास थोड़ी रखते हैं, व्यापारी खरीदते हैं दूसरे पास बेचने के लिए। तो एक व्यापारी खरीद लिया, और फिर इन्होंने जो बेच दिया वो किसके पास बेच दिया? तो सुल्तान गौरी के पास बेच दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जिसके बारे में हमको पढ़ना है, इसको सबसे पहले बेचा गया काजी के पास। अब काजी के पास से एक व्यापारी के पास, एक व्यापारी के पास से सुल्तान गौरी के पास बेच दिया गया। और सुल्तान गौरी के पास कोई भी पुत्र नहीं था, इनका कोई भी पुत्र नहीं था, जिसके वजह से ये जिसको भी रखते थे उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लगाव करते थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो सुल्तान गौरी के अंडर में ही रहे, ठीक है, और सारा काम यहीं पर रह करके किए, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा। और सुल्तान गौरी ही कुतुबुद्दीन ऐबक को इतना आगे बढ़ाए। और ऐसा बात नहीं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर भी बहुत ज़्यादा एबिलिटी था, बहुत ज़्यादा उसके पास ज्ञान था, बुद्धि था, जिसकी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान गौरी को भी आगे बढ़ाएं और सुल्तान गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भी आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो अभी तक ये पता चला कि कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ आके रुके हुए हैं? तो सुल्तान गौरी के पास आकर के रुके हुए हैं, और यहीं से सारा कारोबार वो क्या करेंगे? चलाएंगे। अब आगे थोड़ा सा देखिए, आपको यहाँ पे दिल्ली सल्तनत नाम सुनने को मिलेगा, गुलाम वंश नाम सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली में जो शासन पाठ चलाया गया वो 1206 से लेकर के 1526 तक चलाया गया। इसमें कोई एक शासक नहीं, बहुत सारे शासक आए हैं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर चलाया। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है ना, यानी ये जो जगह है ना, वहाँ पे 1206 से लेकर के 1526 तक अलग अलग वंश के लोग आते गए, अपना शासन पाठ चलाते गए। तो हमें अलग अलग नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था, ठीक है, वो गुलाम वंश था। ये तो एक जगह है, दिल्ली सल्तनत एक जगह है, और इस जगह में कौन सा वंश के लोग सबसे पहले यहाँ पे गुलाम बनाए? तो गुलाम वंश के लोग, ठीक है। और गुलाम वंश में से कौन कौन सा शासक थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश थे, ठीक है, और भी आगे थे, रजिया सुल्तान थे, लेकिन हमें इस सब के बारे में नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको याद रखना कि दिल्ली सल्तनत एक जगह है जो 1206 से 1526 तक इसका शासनकाल चला। और यहाँ पे किस वंश के लोग शासन किए थे? तो गुलाम वंश। और गुलाम वंश में कौन कौन राजा आते थे? तो एक आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक, एक आ गया इल्तुतमिश, ठीक है, और एक और जो नीचे है, ठीक है। और देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो संभाले वो 1206 से लेकर के 1210 तक ही संभाले, उसके बाद फिर 1210 से समथिंग 1236 तक ही संभाले, फिर ऐसे से आगे तक संभालते गए। तो आपको यहाँ पे नाम आएगा दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, ठीक है। और गुलाम वंश के पहले संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि उस टाइम मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो चुका था। आप लोग सोच रहे होंगे, सॉरी, मोहम्मद गौरी नहीं, सुल्तान गौरी, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा कि जो सुल्तान गौरी है ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले आया था ना, लेकिन जब सुल्तान गौरी का मृत्यु हो गया ना, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे आए थे, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे आपको हम कुछ भी नहीं समझाएंगे दोस्तों, बस पढ़ के बताते चलेंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले परिचय। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे, है ना, दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे और गुलाम वंश के संस्थापक थे। शासक का मतलब होता है हम वहाँ का शासन बन गए, हम वहाँ का प्रधानमंत्री बन गए। अब ये जरूरी नहीं कि वहाँ का मेन प्रधानमंत्री हम ही हैं, हो सकता है मेरे बाद और कोई आ जाए, तो ये हो गया शासक के रूप में। लेकिन जो गुलाम वंश के थे ना, उसका संस्थापक था, यानी सभी का लीडर मान लो ऐसे। ठीक है, संस्थापक भी थे जिसको नया से उत्पन्न किए। चलिए ये हो गया। वह केवल 1206 से लेकर के 1210 के बीच में 4 साल तक ही शासन किया, यानी 1206 से लेकर के 1210 तक 4 ही साल तक शासन किए। ठीक है, ठीक है, सुल्तान रहे। ऐबक यानी वही कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में पकड़कर एक शहर के काजी के हाथ में एक दास के रूप में बेच दिया गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किसके हाथ में बेच दिया गया, तो ये काजी के हाथ में बेच दिया गया। अब काजी ने बहुत ही अच्छा तरह से ऐबक की परवरिश किया, संभाला और उन्हें बहुत ही बेहतरीन शिक्षा प्रदान की थी। लेकिन जब काजी की मृत्यु हो गई ना, तो ईर्ष्यावश यानी कि जलन होता है ना, वो काजी के पुत्रों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक व्यापारी के हाथों में बेच दिया कि इसको मैं अपना भाई क्यों बनाऊं। ठीक है, जब तक पापा थे तब तक रखा गया, उसके बेटा लोग नहीं रखे। अंत में क्या होता है कि सुल्तान मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीद लिया? सुल्तान मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक धीरे धीरे सेनापति के पद पर आसीन हो गए। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को धीरे धीरे जो मोहम्मद गोरी थे ना, उसको अपने सेनापति के पद पर आसीन कर दिए, मतलब सेना बना दिए, सेनापति बना दिए इसको, और एक सीट दे दिए इसको। सुल्तान गोरी के सबसे विश्वास पात्र में से एक बन गया। और अभी तो इसको खरीदा कौन गया? मोहम्मद गोरी इसको खरीद लिए। और मोहम्मद गोरी के सबसे ज़्यादा विश्वास की अगर मैं बात करूं, तो विश्वास पात्र की, तो ये यानी हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक बन गए, इसका सबसे ज़्यादा विश्वासी आदमी जिसको बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे आदमी थे सुल्तान मोहम्मद गोरी के पास, लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वासी जो बने वो कौन बने? कुतुबुद्दीन ऐबक ही बने। अब इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत की विजय मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही हासिल हुई थी, है ना, यानी कि जो गौरी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, इसका मुख्य कार्य किसको जाता है? तो कुतुब उद दिन, यानी इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? कुतुबुद्दीन। ठीक है, ऐबक के द्वारा ही हासिल हुआ। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं खरीदा होता तो आज गौरी यहाँ पे विजय प्राप्त नहीं किए होते। ठीक है, जिसने गौरी को अपना स्थिति की मजबूत करने में भी मदद मिला, और जो गौरी इसको खरीदे थे उसको भी अपनी स्थिति में मजबूत प्राप्त करने में मिला। क्यों? क्योंकि इधर से पहले तो जो गौरी थे वो खुद से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब इधर से खरीद लिए कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा शिक्षा था, योग्यता था, वो एक योग्य व्यक्ति थे। ठीक है, तो उन्होंने भी इसको सपोर्ट किए, है ना। अब आगे देखिए, जब मोहम्मद गोरी युद्ध के मैदान में मारे गए, अब देखिए जब क्या होता है, मोहम्मद गोरी युद्ध के मैदान में मारे गए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में स्वयं दिल्ली के सल्तनत का ताज पहन लिया, खुद से पहन लिया। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जो गौरी था, इसका सबसे ज़्यादा विश्वासी पात्र अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा विश्वासी पात्र कौन थे? तो सबसे ज़्यादा विश्वासी पात्र कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो जैसे मोहम्मद गोरी का मृत्यु होता, वैसे ही स्वयं 1206 में ये सुल्तान का क्या पहन लेते हैं? ताज पहन लेते हैं और संभालने लगते हैं सारे राज को। 1210 में पोलो खेलते समय, अब क्या होता है, 1206 में शासन वहाँ पे संभालने लगे और 1210 तक यानी 4 साल तक शासन किए। उसके बाद पोलो खेल होता है ना, घोड़ों के ऊपर दौड़ करके, तो उसी समय गिर करके इसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है, गंभीर रूप से घायल हो जाता है, उसके बाद इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा परिचय किसके बारे में, तो एक मोहम्मद गौरी के पास कैसे आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का हम लोगों ने परिचय देखा कि यहाँ तक वो कैसे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियाँ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं, देखते हैं कौन कौन है। पहला है मोहम्मद गौरी के सहायक के रूप में। सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक का उपलब्धि क्या है कि वो मोहम्मद गौरी को सहायक किए थे। भले मोहम्मद गौरी इसको खरीदे थे, लेकिन मोहम्मद गौरी को बहुत ही अच्छा तरीका से उन्होंने सहयोग किए, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी को अनेक युद्ध में साथ दिए। जैसे तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने कुशलतापूर्वक भाग लिया, जिसमें गौरी विजयी हुआ। अब देखिए, मतलब बहुत सारे युद्ध में मोहम्मद गौरी को साथ दिए कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक द्वितीय युद्ध होता है तराइन का, उसमें से भी भाग लेते हैं और इसको जीत दिलाते हैं। ठीक है, उसने ऐबक को भारत के विजय प्रदेशों का प्रबंधक नियुक्त किया। अब जब देखें कि नहीं ये युद्ध भी लड़ते हैं और बहुत अच्छा इसके अंदर गुण है, उसके बाद क्या करते हैं मोहम्मद गौरी, भारत के जो विजय प्राप्त किए थे भारत पर, उसके प्रदेशों का प्रबंधक यानी उसका देखभाल करने के लिए इसी के हाथ में दे देते हैं कि जाओ कुतुबुद्दीन ऐबक, आज से तुम इस पर क्या करो, राज्य संभालो। दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक शासक के रूप में। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक शासन तो बन गया, शासक तो बन गया, अब ये शासन कैसे चलाएंगे। ठीक है,
तो मोहम्मद गोरी के कोई पुत्र नहीं था। अब देखिए मोहम्मद गोरी का कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए तो इसको खरीद लिया था ना। इसलिए अपने सल्तनत की रक्षा के लिए वह अपने दासों पर विश्वास करता था, यानी जिसको वो लोग खरीद के लाए थे। मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, लेकिन वो दूसरे को जो खरीद के लाए थे उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। अतः गोरी के 3 प्रमुख विश्वास पात्र दास थे। सिर्फ ऐसा नहीं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ही खरीदा गया था, इसके अलावा 2 और राजा को खरीदे थे, 2 और लोगों को खरीदे थे, ठीक है। तो टोटल 3 हो गए, तो जिसमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक भी थे, ठीक है। जब गोरी की मृत्यु हो गई तो उसने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बताया। मतलब सोचिए कि मोहम्मद गोरी इतना अच्छा व्यक्ति थे कि जब वो मृत्यु हो गया उसका, तब भी ये नहीं बोले कि मेरा 3 दास है, यानी कि 3 नौकर है। सिंपल भाषा में समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा वो वर्ड यूज नहीं करते थे कि मेरा 3 दास है, 3 दास में से ये दास का उत्तराधिकारी होगा, मतलब मेरा संपत्ति ये लेगा, ऐसा कभी नहीं बोल के गए। सीधा वो मर गए, लेकिन किसी को ऐसा बात नहीं बोले। उसके बाद क्या हुआ देखिए, इधर तीनों दासों की स्थिति भी समान थी। इधर ये लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे कि हम लेंगे इसका संपत्ति, हम लेंगे। तीनों लोगों का स्थिति जो था वो क्या था, समान था, मतलब बराबर था। अतः तीनों ने राज को बांट लिया। अब तीनों ने राज को बांट लिया कि हम लोग लड़ाई क्या करेंगे, तीनों ने राज को बांट लिया। और इससे किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि इनको पछाड़ सके। लेकिन अगर ये लोग आपस में लड़ जाते तो कोई दूसरा आकर के टपक जाता, ठीक है। तो ये होता है एकता में बल। तीसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक की कठिनाइयां। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ कठिनाइयां भी तो हुआ होगा ना। तो ऐबक के सुल्तान बनते ही, जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बन गया, उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके अधीन भारत के अनेक क्षेत्र थे। एक क्षेत्र को तो संभालना था नहीं, बहुत सारे प्रदेशों को संभालते थे। आगे है तुर्की सरदारों का सहयोग। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को एक और सहयोग मिल गया, किसका, तो तुर्की सरदार लोग भी इसको सहयोग करने लगे। क्यों, तो देखिए भारत में अपनी स्वतंत्र प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ऐबक ने, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रमुख तुर्की सरदारों को अपने अधीन करने में सफल प्राप्त कर लिया। मतलब तुर्की सरदारों को भी अपने अधीन करने में सफल प्राप्त कर लिया। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। सोचिए कितना महान व्यक्ति थे, कितना महान राजा थे, कितना महान शासक थे ये, ठीक है, कि दूसरे को भी अपने अधीन कर लिया, जिसको बेचा जाता था एक समय में, ठीक है। यही सब इतिहास रचते हैं। नेक्स्ट है राजपूत। देखो गजनी तथा बंगाल की समस्या में अधिक व्यस्त रहने से ऐबक को राजपूतों पर दबाव डालने का समय नहीं मिल सका। देखिए अब यहाँ पे एक और समय है, गजनी पर और बंगाल, ये दो यहाँ बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही थी, ठीक है। और इन समस्या में अधिक व्यस्त रहने से कुतुबुद्दीन ऐबक को राजपूतों पर दबाव डालने का समय नहीं मिल सका, यानी कि ये राजपूतों पर दबाव डालते, ऐसा समय ही इन लोगों का इसके पास नहीं मिल पाया। तो एक ये भी इसका विशेषता में ही आएगा, इसके उपलब्धि में ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं छठा, बंगाल के अलीमर्दन द्वारा अधीनता स्वीकार, यानी कि जो बंगाल के क्या थे, अलीमर्दन, ठीक है, उसके द्वारा भी इसे स्वीकार कर लिया गया, उसको भी मतलब अपने अंडर किया गया। देखिए बात क्या है, सो अलीमर्दन खां खजली बंगाल, यानी जो अलीमर्दन थे, अलीमर्दन खां जो थे वो खजली बंगाल का स्वतंत्र शासक बन बैठे, ठीक है। यानी जो ये अली मर्दन है ना, वो कहाँ का शासक बन बैठे थे, बंगाल के शासक बन बैठे थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे बंगाल में सरदारों के आपसी संघर्ष हो गया। वहीं के जो सरदार लोग थे वो आपस में संघर्ष करने लगे, और इसी डर से जो अली मर्दन थे वो भाग करके ऐबक की शरण में आ गए, मतलब इसका अंडर में आ गए कि हम आप ही के साथ रहेंगे, और इसी का सहायता लेने लगे, तो मतलब इसी के अंदर हो गए। नेक्स्ट निर्माण कार्य, तो दिल्ली की जो कुवत उल इस्लाम है, जिसको मस्जिद बोलेंगे, ठीक है, और अजमेर की 2.5 दिन की जो झोपड़ा था, ये भी जो एक मस्जिद था, 2 मस्जिद यहाँ पे नाम आया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक आया कुवत उल इस्लाम और दूसरा आया 2.5 दिन का झोपड़ा। ये दोनों का जो निर्माण का श्रेय है ना, ये किसको जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाता है। इसके साथ साथ जो प्रसिद्ध कुतुब मीनार है, इसका भी निर्माण करने का कार्य भी किसको जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाता है, ठीक है। तीनों इमारतों, एक ये कुवत उल इस्लाम, दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ी, और तीसरा हमारा क्या, कुतुब मीनार, ये जो तीनों हैं, इसका इमारत बनाने का जो श्रेय है पूरा पूरी किसको जाता है, तो हमारा इल्तुतमिश को है। सॉरी यहाँ पे इल्तुतमिश लिखा गया, किसको है, कुतुबुद्दीन को है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को है, ठीक है। ये चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के मूल्यांकन देखते हैं, जिसको आप निष्कर्ष में भी डाल सकते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक बने थे, पता है सभी को। वह 4 साल तक ही शासन रहा, मतलब 4 ही साल तक शासन किए, जिससे गोरी के गुलाम के रूप से जीवन शुरू किए थे, यानी गोरी ने इसको खरीदे थे और गोरी के गुलाम कर रहे थे, वहीं से इसका जीवन शुरू हुआ, और ये अपने योग्यता के बल पर धीरे धीरे उन्नति कर सुल्तान के पद तक पहुंच गया। सोचिए भारत में अस्थायी तुर्की राज्यों की नींव रखी, है ना, भारत में अस्थायी तुर्की राज्यों का क्या रखे, नींव रखी। और अबुल फजल ने क्या बोले, तो अबुल फजल ने ऐबक की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उसने भले ही
मतलब उसने भला और महान कार्य किया है, लोगों के लिए भलाई का काम किया और महान कार्य किया है। उसने 4 वर्ष की उपलब्धि के शासनकाल में उसने शांति और व्यवस्था को स्थापित करके रखे थे। इसके रहते हुए कहीं भी अशांति और व्यवस्था के प्रति लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं होता था, यानी शांति और व्यवस्था स्थापित रहता था राज्य में। इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक का हम लोगों ने उपलब्धियां बताई। दोस्तों, क्या वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था? क्या आपको समझ में नहीं आया? आप लोग कमेंट करके जरूर दूसरा है इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करें। दोस्तों, ये हमारा पुराना आंसर है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताएं, हाथ से लिखा गया, खुद का मेरा राइटिंग है, ठीक है। बाकी का जो क्वेश्चन है वो सब कंप्यूटर के द्वारा लिखा गया है। यहाँ से आपको 1 नंबर का भी क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। देखो यहाँ पे इल्तुतमिश का पूरा नाम तो जो था वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था, तो आपको टिक आउट करना है शमसुद्दीन इल्तुतमिश में, ठीक है। ये जो जाति के थे वो तुर्क जाति के थे, ठीक है। तो वह जो इल्तुतमिश थे वह तुर्क जाति का था। इल्तुतमिश अपनी योग्यता के बल पर दिल्ली का सुल्तान बन गए। देखो, योग्यता के बल पर मतलब इसके पास अच्छा खासा गुण था, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। इस योग्यता के आधार पर इतना अच्छा खासे पढ़े लिखे थे, इसके इतना अच्छा योग्यता गुण था कि वह दिल्ली का क्या बन गया, सुल्तान बन गया। इसको दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया था, ठीक है। दिल्ली का मतलब इस तरह समझ लो तो राजा बन गया था, ठीक है। तो ये था इल्तुतमिश। उसके बाद देखते हैं इल्तुतमिश के कार्य और उपलब्धियों का वर्णन। तो मैंने यहाँ पे नंबर बाय नंबर दिया और इधर एक्सप्लेन नहीं किया है, बट मैं बता देता हूँ, आपको खुद से एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। पहला, इल्तुतमिश के कार्यों और उपलब्धियों। देखो, इल्तुतमिश के कार्य और उपलब्धियाँ निम्नलिखित है। पहला, तुर्की अमीरों का दमन। देखो, जो भी दिल्ली में क्या थे, जो भी तुर्की अमीर लोग थे, जो पहले के अमीर लोग थे, है ना, उन सभी को क्या कर दिया। इल्तुतमिश का एक ही सपना था कि जो पहले से जो अमीर लोग हैं, जो गरीब लोगों को दबा करके रखते हैं, जो अमीर लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा समझते हैं, उन लोगों को हराना। इल्तुतमिश का एक ही उद्देश्य था कि जो अमीर तुर्क लोग हैं, देखो इल्तुतमिश भी तुर्क थे और वहाँ भी रहने वाले लोग तुर्क थे, लेकिन इल्तुतमिश उनको हराना चाहते थे जो तुर्क अमीर लोग थे, ठीक है। तो इल्तुतमिश का एक ही सपना था कि तुर्क अमीरों को क्या करना, हराना। और यही कारण हुआ कि दिल्ली में यमुना नदी के किनारे क्या हुआ, युद्ध में क्या किया, तुर्की अमीरों जो थे उनको दमन कर दिया, उनको हरा दिया गया, पराजित कर दिया। और ये इल्तुतमिश का पहली सफलता था, जो तुर्क अमीर लोगों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, हरा दिया। ये इल्तुतमिश का पहला योग्यता था, इनका पहला महत्वपूर्ण चीज़ मान लो, ठीक है। पहला इनका ये इंपॉर्टेंट चीज़ था कि ये तुर्क अमीर लोगों को हराया, ठीक है। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। देखिए, दूसरा पॉइंट है बंगाल की पुनः विजय। देखो, इसने जब तुर्की अमीरों को हरा दिया, वहाँ पे भी विजय हो गया इनका, वहाँ पे भी जीत हो गया। उसके बाद दूसरा जीत इनका हुआ बंगाल में। देखो, बंगाल में भी क्या था, दूसरे लोगों का क्या था, वहाँ पे शासन था, वहाँ पे युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि इल्तुतमिश को टाइम नहीं था, समय नहीं था, जिसके कारण वह समय पर बंगाल में नहीं पहुंच पाए। लेकिन जब ये युद्ध चल ही रहा था, थमने का नाम नहीं ले रहा था, तो बंगाल इल्तुतमिश खुद पहुंच गया। बंगाल में जो युद्ध चल रहा था, तो बंगाल में इल्तुतमिश ने खुद पहुंच गया और उस युद्ध में जो युद्ध कर रहे थे, ठीक है, जो वहाँ पे अपने आप को उच्च समझ रहे थे, उनको फिर से इल्तुतमिश ने क्या कर दिया, उसको हरा दिया और पराजित कर दिया। और वहाँ पे भी इसका दूसरी सफलता मिला कि बंगाल इसने खुद पहुँच करके वहाँ के युद्धकारियों को विनाश कर दिया, तबाह कर दिया, और वहाँ भी इसने अपना क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। और यहाँ पे इसका दूसरा विजय प्राप्त हो गया, पुनः विजय प्राप्त कर लिए। तीसरा, राजपूतों तथा ग्वालियरों पर विजय। इसने क्या किया, राजपूत और जो ग्वालियर थे, ये सभी पर भी अपना विजय प्राप्त किए, क्योंकि ये सब जो अपने आप को जो भी ऊंचा समझते थे, इन राजपूतों और ग्वालियरियों को, पर इनमें युद्ध किया और इसने उन लोगों से क्या कर लिया, इन्हें जीत मिला। इल्तुतमिश उन लोगों से क्या हुआ, जीत गए। और कहीं ना कहीं इल्तुतमिश राजपूतों और ग्वालियरों पर भी विजय किया और इन लोगों को पराजित कर दिया, इन लोगों को हरा दिया। तो कहीं ना कहीं इल्तुतमिश है, उनका बहुत अच्छा योग्यता के कारण ही वह राजपूतों और ग्वालियरों पर विजय प्राप्त किया, बंगालों पर विजय प्राप्त किया, तुर्कों अमीरों पर विजय प्राप्त किया। तो कहीं ना कहीं उनकी योग्यता पर ही ये सब सारी चीज़ें जाती है, ठीक है। चौथा, दिल्ली को राजधानी। देखो, इल्तुतमिश ने क्या किया, दिल्ली को राजधानी बना दिया, है ना। जब वहाँ पे क्या किया, जब अमीरों लोगों को क्या किया, इसने ख़त्म कर दिया। धीरे धीरे क्या होने लगा, सभी को दिलों में इल्तुतमिश का जगह बनने लगा और दिल्ली को इसको बना दिया गया वहाँ का। ये वहाँ को क्या बन गए,
सुल्तान बन गए। ठीक है, जब दिल्ली का वो सुल्तान बन गया ना, तो वहाँ पे क्या किया, दिल्ली का राजधानी पहले कुछ और थे, उसको चेंज करके दिल्ली का राजधानी इसने बना दिया। यानी कि जो हमारा भारत की राजधानी पहले थे वो दिल्ली नहीं थे, लेकिन इसने जब वहाँ पे क्या हुआ, जब वहाँ पे सभी लोगों का दिल जीत गए और वहाँ का सुल्तान बन गया, तो इसने क्या कर लिया कि वहाँ का राजधानी चेंज कर दिया और बना दिया गया दिल्ली को, तो दिल्ली को ही राजधानी बना दिया गया। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया कि दिल्ली को इसने राजधानी बना दिया, और ये भी इसका एक विजय प्राप्त था, ये भी इसका एक विजय था। मुद्रा में सुधार। देखो इल्तुतमिश ने क्या किया, धीरे धीरे समय बीतते जाने पर इसने जो मुद्रा था उसमें भी सुधार किया। मुद्रा मीन्स होता है पैसा, रुपया, सिक्कों। इस समय सुधार करने लगा, इसने टांका का सिक्का बनवाया। ठीक है, इसने क्या किया, टांका का सिक्का बनवाया, और जो पहले मुद्दे थे उस मुद्रा था उसको समाप्त करके नया मुद्रा का आविष्कार इसने बनवाया और टांका सिक्का बनवाया। ठीक है, तो इसने सिक्कों में भी क्या कर दिया, सुधार किया। इससे इनकी योग्यता को ही बल मिलता है, इनकी योग्यता की ओर ही संकेत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा, साहित्य और कलाओं का संरक्षण। देखो ये इतना युद्ध कर रहे थे कि इतना ज़्यादा युद्ध में बिजी होने के बावजूद भी इनके पास बिल्कुल समय नहीं था, फिर भी इन लोगों ने शिक्षा, साहित्य, कलाओं, ये सब चीज़ों पर भी ये महत्वपूर्ण योगदान दिया, इन लोगों को भी ऊंचा दर्जा दिया। ठीक है, तो ये किनकी वजह से हो पाया, इल्तुतमिश के कारण से हो पाया। मंगलों का आक्रमण का भय खत्म। देखो जब उस टाइम क्या था कि मंगलों का आक्रमण का भय बना हुआ था कि मंगलों लोग हैं ये कब आक्रमण करते पता नहीं, तो ये जो भय का डर बना हुआ था इनको भी इल्तुतमिश ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन लोगों पर आक्रमण करके जीत प्राप्त कर लिए। और जो मंगलों का बहुत काफ़ी समय से ये जो आक्रमण का भय बना हुआ था वो आक्रमण का भय भी खत्म हो गया। 8वां, अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाना। जब इल्तुतमिश इतना आगे नहीं बढ़े थे, जब इल्तुतमिश को कोई नहीं जानते थे, इसके पहले वाले जो शासक लोग थे, इसके पहले वाले जो राजाओं थे, इसके पहले वाले जो लोग थे, जो भी कार्यों को किया, जो अधूरा कार्य को छोड़ दिए थे, उस काम को इसने इल्तुतमिश ने आगे बढ़ाने का भी काम किया। जो आधे अधूरे काम छूट गए थे उसको इसने क्या किया, पूरा करके कंप्लीट किया, पूरा संपूर्ण काम को समाप्त किया। अब देखते हैं इल्तुतमिश का शासन और चरित्र। देखो इल्तुतमिश जो था ना वो कैसा चरित्र है, कुशल राजनीतिज्ञ था, इसके पास योग्यता की कोई कमी नहीं था, और इनकी योग्यता के कारण ही ये लोगों पे अपना दिल जीत बैठे, और ये अपने योग्यता के कारण ही सारे जगह जहाँ पे भी गए हैं, जहाँ पे भी युद्ध हुए हैं, जहाँ से भी युद्ध किए हैं, ये इनका विजय ही प्राप्त हुआ है। दूसरा, ये जो शासन थे ना इसका, ये बिल्कुल न्यायपूर्ण शासन था, ये लोगों को न्याय दिलाते थे, ये लोगों को न्याय दिलाने का काम करते थे। ठीक है, यानी कि किसी भी तरीक़ा से भेदभाव नहीं करते थे और लोगों को बिल्कुल स्पष्ट न्याय दिलाते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो इल्तुतमिश था वो एक न्यायपूर्ण शासक था। तीसरा है 40 गुलामों का दल। देखो गुलामों का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 40 गुटों का दल था इन लोगों के पास, ये 40 गुटों का दल बनाया था, और इसने 40 गुटों का दल बना करके जो वहाँ पे गलतियाँ हो रही थी उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा था, और पुराने अमीरों थे ना उनके शक्तियों को कम किया जा रहा था। जो पुराने लोग जो अमीर अपने आप को दिखा रहे थे उनके शक्तियों को कम करने के लिए ये क्या किए, इल्तुतमिश ने 40 गुटों का दल बनाया और सब मिल करके कार्य किए। चौथा, साहित्य, कला और संस्कृति। जो इल्तुतमिश थे वो मैंने इसको पहले भी बताया था कि इसने कला संस्कृति पर भी जोर दिया, इन्हें युद्ध भी किए। ठीक है, और युद्ध में इनके गुटों में कुछ ऐसे भी लोग शामिल थे जो साहित्य, कला और संस्कृति में भी विजय प्राप्त किए हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का काम किए हैं। 5वां, इल्तुतमिश का कठिनाइयाँ। देखो इल्तुतमिश जब वहाँ पे का शासक बन गया तो उन्हें बहुत सारे कठिनाइयाँ भी आई, यही पॉइंट को आपको बहुत सारा आगे बढ़ाते चल जाना। ठीक है, जब इल्तुतमिश वहाँ का सुल्तान बन गया तो उसके सामने बहुत सारे कठिनाइयाँ भी आया, कुछ लोगों का उनके समस्या को लेकर के, तो कुछ युद्ध को लेकर के बहुत सारे उनको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन सारे कठिनाइयों को सामना को झेलते हुए भी हुआ, उस सभी कठिनाइयों का एक करके समाधान भी किए, और धीरे धीरे वो अपने योग्यता पर, उसके पास इतना ज़्यादा योग्यता था, गुण था कि सारे कठिनाइयों उसके पीछे हार मान जाते थे, और वो अपनी योग्यता के आधार पर वो जीत हो जाते थे, उनका विजय हो जाता था, और इस प्रकार वह दिल्ली का एक अच्छा शासक यानी कि एक अच्छा सुल्तान बन पाए और लोगों ने उन्हें पसंद भी किया। ठीक है, तो अतः हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इल्तुतमिश का विजयों का मुख्य कारण है उनकी योग्यता। उनकी योग्यता के कारण ही इल्तुतमिश ने हर जगह अपना विजय प्राप्त किया, अपने दिमाग को अच्छे रूप से प्रयोग किए, और इसके वजह से ही वो अपने हर जगह पर विजय प्राप्त किए। सो आइए दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट। तीसरा, बलवान के राजस्व सिद्धांत का वर्णन करें।
हेलो दोस्तों, बिल्कुल हम इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे और बिल्कुल 100% आप सभी को समझ में आएगा। चाहे आपको बलवन की उपलब्धियों का वर्णन दे दे क्वेश्चन में, या तो फिर बलवन के राजतत्व सिद्धांत का पर प्रकाश डालना है, ऐसा क्वेश्चन दे दे, ठीक है। आंसर आपको सेम लिखना है, ठीक है। चाहे बलवन की उपलब्धियां दे दे या बलवन के राजतत्व सिद्धांत दे दे, आपको आंसर मैंने इस प्रकार से आपको बताने का प्रयास किया है। चाहे उपलब्धियां दे दे, चाहे राजतत्व सिद्धांत दे दे, ठीक है। दोनों का दोनों आंसर इसी में छुपा हुआ है। बस आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना है। जहाँ पे बलवन की उपलब्धियां देगा वहाँ पे एक पॉइंट हटा देना है, और जब अगर बलवन के राजतत्व सिद्धांत दे दे तो एक भी पॉइंट हटाना नहीं है। बस एक पॉइंट का खेल है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग ट्रिक देखिए, ठीक है। ये जो ट्रिक है ना, वो आपको याद नहीं करना, बस समझना है। देखिए दोस्तों, बात है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेकर के 1526 तक शासन किया गया। किस पे? दिल्ली सल्तनत पे। दिल्ली सल्तनत भी इसको बोला जाता है और केवल सल्तनत भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये 1206 से लेकर के 1526 तक चला। अब इसमें अलग अलग प्रकार के वंश के लोग आए। जैसे मान लो कि ये पूरा दिल्ली सल्तनत है, ठीक है। यहाँ पे गुलाम वंश के लोग भी आए हैं, ठीक है। फिर खिलजी वंश के लोग भी आए हैं और तुगलक वंश के भी लोग आए हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको ऐसा समझ नहीं आएगा। मान लीजिए कि दिल्ली सल्तनत एक जगह है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत एक क्या जगह है, वहाँ पे मान लो कि हम बोलेंगे कि यादव वंश के लोग भी क्या किए, वहाँ पे शासन किए, और सिंह वंश के लोग भी किए, राजपूत वंश के लोग भी शासन किए। अब इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लो कि हम बोले यादव वंश के लोग भी क्या किए, यहाँ पे शासन किया। यादव वंश में मतलब जितने यादव लोग होंगे, जितने ताकतवर यादव लोग आए होंगे, 10, 5, 15, 20 जितने लोग आए होंगे, वो सभी लोग शासन किए होंगे। जब इन लोग से फिर नहीं चला होगा तो फिर आए होंगे सिंह वंश, और सिंह वंश से फिर नहीं चला होगा तो आए होंगे राजपूत वंश। ऐसे ही पहले भी वंश हुआ करते थे, ठीक है, जिसका नाम था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, और भी आगे वंश था, ठीक है। मैंने बस इतना ही लिखा है। तो दिल्ली सल्तनत पर ये सभी वंशों का क्या था? राज था। तो हमें पढ़ना है यहाँ पे गुलाम वंश का राज था। गुलाम वंश का शासन कब से कब तक चला? तो 1206 से लेकर के 1290 तक। सबसे पहला जो वंश था ना, वो यही था, ठीक है। अब गुलाम वंश में बहुत सारे राजा थे। ये जो गुलाम वंश आपको दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारे राजा थे। जैसे पहला थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासनकाल 1206 से लेकर के 1210 तक था। इसके बाद आए इल्तुतमिश, ठीक है, इसका शासनकाल 1210 से लेकर के 1236 तक रहा। उसके बाद आए बलवन का जो शासनकाल रहा वो 1266 से लेकर के रहा 1286 तक। तो हमको इसी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? बलवन के बारे में पढ़ना है कि बलवन दिल्ली सल्तनत के एक राजा थे, या तो बोलो गुलाम वंश के एक राजा थे। बात सेम ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बलवन एक व्यक्ति थे, यानी कि एक राजा थे, ठीक है। ये हो गया। शासनकाल 1266 से 1286 तक रहा। अब यहाँ पे देखिए, बलवन जो थे ना दोस्तों, वो ईरान के रहने वाले थे, ठीक है, ईरान के रहने वाले थे। और ये ईश्वर का छाया थे, यानी कि ये अपने आप को बताते थे कि ईश्वर का रूप हूँ हम, सभी लोग मेरे ईश्वर की जैसा पूजा करेंगे और मुझे मानेंगे कि मुझे ईश्वर ने ही यहाँ पे राज करने के लिए भेजा है। और ये जो है ना, आक्रामक नीति चलाता था, ठीक है, आक्रमण नीति को चलाता था लोगों के ऊपर, यानी जोर जबरदस्ती करते थे, ठीक है, कि तुमको ये काम करना ही पड़ेगा। तो आक्रमण नीति चलाते थे। तो ये चीज़ आपको पता चल गया होगा। अब आपको इधर कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये सब डेट आपको याद रख लेना, बाकी कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले परिचय हम लोग देखेंगे, ठीक है। चाहे क्वेश्चन उपलब्धियां दे दे, चाहे राजतत्व सिद्धांत दे दे, आपको एक पॉइंट कहाँ पे चेंज करना वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। सबसे पहले परिचय। तो बलवन का जन्म 1216 ईसा पूर्व में हुआ था। बलवन दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के एक शासक थे। अभी मैंने आपको बताया ना, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के एक शासक थे। इसका शासनकाल 1266 से 1286 ईसा तक माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया नीचे। इससे गुलाम बनाकर इल्तुतमिश के पास बेच दिया गया, ठीक है। देखिए, ये जो बलवन है ना, इसको बेच दिया गया किसके पास? तो इल्तुतमिश के पास बेच दिया गया। क्यों? क्योंकि बलवन से पहले कौन आए थे राजा? इल्तुतमिश भी आया था, आपको पता होगा। तो इल्तुतमिश के पास इसको बेच दिया जाता है, ठीक है, इसको बेच दिया जाता है, जिसके कारण यह इल्तुतमिश का गुलाम बन गया, है ना। इल्तुतमिश के पास बेच दिया गया और इल्तुतमिश का ये फिर क्या बन गया? गुलाम बन गया। इल्तुतमिश भी क्या थे? तो वहीं के ये भी क्या थे? राजा थे। लेकिन इल्तुतमिश पहले के राजा थे, उसके बाद आए फिर बलवन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यह अपने साम्राज्य में लौह एवं रक्त की नीति को अपना देता है, जिसको हम लोग आक्रमणकारी नीति बोलते हैं। लौह मतलब बहुत टाइट, और रक्त मतलब अगर मेरे साथ कोई गलत करेगा तो उसको काट देंगे। ये दोनों इसका बहुत फेमस वर्ड है कि लौह एवं रक्त की नीति को अपनाए थे, ठीक है। अंततः बलवन का मृत्यु 1286
यानी 1287 ईसा पूर्व में हो गया। क्यों? क्योंकि ये 1286 तक तो शासन चला है, उसके बाद 1287 में इसका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको क्या करना है? याद रखना है, इसका परिचय। इसके बाद थोड़ा सा कुछ पॉइंट देख लीजिए कि बलबन ने अपने शासनकाल में ईरानी प्रथा को बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि ईरान को रहने वाले थे, इसलिए ईरानी प्रथा को क्या दिया? बढ़ावा दिए। और कहा कि वह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब ईश्वर की जैसा ही है, ईश्वर ने ही इसको भेजा है यहाँ पे इस दुनिया में, ठीक है, इस पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबन को मंगलों ने बहुत कम उम्र में ही पकड़ लिया था। यानी देखो यहाँ पे मंगलों का नाम आएगा। मंगलों पहले क्या करते थे? दूसरे लोगों को बेचने का बहुत ज़्यादा काम करते थे, दूसरे लोगों को अपने अंदर गुलाम बनाने का काम करते थे। सेम ऐसे ही बलबन को भी मंगलों जो थे ना, मंगलों वंश के लोग, वो बहुत ही कम उम्र में ही पकड़ लिया था। किसको? बलबन को। और उन्हें गुलाम वंश बनाया गया और बलबन को गुलाम बना लिया गया और कई लोगों को बेचा गया और आखिरकार इल्तुतमिश ने उससे खरीद लिया। यानी कई लोगों को बेचा गया, ठीक है, कई जगह भी बेचा गया और अंतिम में बलबन को कौन खरीद लिया दोस्तों? इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया। ठीक है, इल्तुतमिश कौन है दोस्तों? पहले इल्तुतमिश ही तो राजा थे ना, उसके बाद फिर बने बलबन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बलबन ने राजतत्व सिद्धांत को स्थापित किया। देखिए बलबन ने कौन सा सिद्धांत को स्थापित किया? राजतत्व सिद्धांत को स्थापित किया। उसने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। व्यापार के मामले में, वहाँ के संसाधनों के मामले में, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया। उसने कृषि और उद्योगों को भी क्या दिया? बढ़ावा दिया। ये आपका हो गया दोस्तों परिचय। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, चाहे क्वेश्चन उपलब्धियां देते चाहे राजतत्व सिद्धांत देते, ये आपको परिचय तो सब में लिखना है। क्वेश्चन जहाँ भी बलबन का नाम आ गया परिचय सब में देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है बलबन की उपलब्धियां या तो राजतत्व सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, मान लो कि अगर आपको दे देता है बलबन की उपलब्धियां, क्या दे देता है क्वेश्चन में? बलबन की उपलब्धियां, तो ये आपको बस पॉइंट नहीं लिखना, ये वाला, ये पॉइंट नहीं लिखना आपको। ठीक है, जो ये हम आपको बता रहे हैं राजतत्व सिद्धांत के बारे में। बाकी चाहे उपलब्धियां दे दे चाहे राजतत्व सिद्धांत दे दे, बाकी का सारा नीचे लिखना है। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उपलब्धियां दे देना तो सिर्फ ये पॉइंट आपको नहीं लिखना है। अगर लिख भी दोगे तभी चलेगा, नहीं तो अगर आप नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते हो। ठीक है, और अगर राजतत्व सिद्धांत दे देगा तो बाकी आपको सारा लिखना है, कहीं भी कोई कट छट नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों किसका राजतत्व सिद्धांत क्या था। ठीक है, तो देखिए बलबन ने राजतत्व सिद्धांत को बनाए रखने के लिए लोह एवं रक्त की नीति को अपनाया ना, ताकि ये ज़्यादा दिन तक चल पाए, इसके लिए लोह एवं रक्त की नीति को अपनाया, जो कि मैंने आपको पहले बताया। उनका मानना था कि इन्हें पृथ्वी पर देवी देवताओं ने भेजा है। इनका मानना कि पृथ्वी पर देवी देवताओं ने भेजा है, समाज में जनता की रक्षा करने के लिए भेजा गया है। यह देवीय सिद्धांत पर विश्वास रखते थे, यानी कि देवी देवताओं पर विश्वास रखते थे। बलबन खुद के बारे में यह मानता था कि यह अल्लाह के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है, भगवान के द्वारा भी भेजा गया, इसको अल्लाह के द्वारा भी भेजा गया। सोच लीजिए, ठीक है, जो जनता के रक्षा करने के लिए इन्हें पृथ्वी पर भेजा है ताकि जनता का रक्षा कर सके। मतलब अल्लाह और ईश्वर ने इसको इसलिए भेजे हैं ताकि ये लोगों का क्या कर सके? देखभाल कर सके, और लोग भी इसका पूजा करेंगे भगवान की जैसा। इसी का थोड़ा सा पॉइंट आगे भी है, राजतत्व सिद्धांत के बारे में ये। ठीक है, बलबन ने यह भी कहा कि सुल्तान मतलब राजा का आदेश ना मानना अल्लाह का आदेश ना मानना होता है। मतलब अगर तुम मेरा बात नहीं मान रहा, इसका मतलब तुम ईश्वर का बात नहीं मान रहा। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि सुल्तान यानी कि राजा के समान जनता नहीं हो सकती। इनका कहना है कि राजा के समान जनता नहीं हो सकता। अगर जनता ये चाहेगी कि हम भी राजा के बराबर है तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि राजा जो है वो भगवान का रूप है, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, जबकि इतिहासकारों द्वारा यह भी बताया गया कि यह भी एक गुलाम था। इतिहासकारों से ये भी पता चला कि बलबन भी एक गुलाम ही तो था, है ना। यानी कि जब यह युवा अवस्था था, यानी कि बच्चा था, छोटा था, तो इन्हें मंगलों लोगों ने पकड़ करके बेच दिया था। तो ये भी तो एक समय में गुलाम ही रहा था, तो फिर ये ईश्वर का रूप कैसे हो गया? ठीक है, जरा सोचने वाली बात है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बलबन का मुख्य हथियार तलवार था। ये कुछ भी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते थे, अगर प्राप्त नहीं होता था ना तो तलवार का प्रयोग करते थे। उसने अपने प्रतिद्वंदियों, विद्रोहियों, लुटेरों, चोरों और आक्रमणकारियों के खिलाफ इस हथियार का बहुत ही जबरदस्त तरीका से इस्तेमाल किया। जो भी इसके दुश्मन होते थे ना उसके साथ तलवारों का प्रयोग करते थे। इस नीति का पालन करके वह लोगों के मन में यह डर पैदा करना चाहता था कि जो कोई भी सुल्तान की यानी कि राजा की सत्ता को चुनौती देने का हिम्मत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि इसके शक्ति से यही पता चलता है कि लोगों को डराया जाता था, लोगों को बताया जाता था कि कोई भी हमारे शक्ति से तुलना नहीं करेगा, ना तो मेरे सामने आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मान लो कि आपको दे देता है बलबन की राजतत्व सिद्धांत, तो कहीं भी आपको कोई चेंज नहीं करना, ये सब लिखना है जैसे मैंने आपको पूरा का पूरा बता रहा हूँ। लेकिन अगर बलबन की उपलब्धियां दे देना तो सिर्फ आपको ये पॉइंट कट करना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला पॉइंट कट करना है और इसका सारा पॉइंट कट कर देना है। ठीक है, ये वाला, इसका सारा पॉइंट कट कर देना है, यहाँ से लिखना आपको। ठीक है, ये चीज़, और हेडिंग डालना आप बलबन की उपलब्धियाँ,
ठीक है। अगर उपलब्धियां दे देगा तो अभी का जो मैंने आपको ऊपर वाला पॉइंट बताया ये सिर्फ कट कर देना है और यहाँ पे लिखना है क्या चीज़, बलवन की उपलब्धियां। ठीक है। और बाकी ये सब पॉइंट अब आपका नीचे अब सब सेम रहेगा। ठीक है। और अगर राजतत्व सिद्धांत दे देता है तो सब कुछ का सब कुछ सेम रखना आपको। ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों बलवन राजतत्व सिद्धांत के अंतर्गत नीति कि बलवन के जो राजतत्व सिद्धांत था ना इसके अंतर्गत क्या क्या नीतियां बनाया गया था। तो पहले राजाओं का देवी अधिकार, यानी राजा खुद को क्या बताता है कि मुझे देवी का अधिकार है, हमको भगवान ने हमें भेजे, ईश्वर ने भेजे। ठीक है। तो बलवन ने कहा कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, मतलब ईश्वर ने ही भेजा है। राजतत्व एक देवीय संस्था है, यानी कि वो देवी से ही आया है। ठीक है। उसने यह घोषणा इसलिए की ताकि जनता को यह विश्वास हो जाए कि उसे राजतत्व उनकी दया से नहीं बल्कि ईश्वर की दया से मिला है। यानी कि देखो ऐसा लोगों को इसलिए डराया जाता था ना ताकि जो राजतत्व यानी कि वहाँ का राजा यानी कि शासन, राजतत्व का मतलब हो गया क्या हो गया, जो वहाँ का वो शासन पाठ चला रहा है। ठीक है। तो उसको ये चीज़ इसलिए मिला है, यानी कि वो राजा इसलिए है ताकि क्योंकि वो भगवान का रूप है, भगवान ने उसको भेजे हैं। ऐसा लोगों के अंदर क्या हो जाए, डर पैदा हो जाए। नेक्स्ट है शाही वंश। अब देखिए बलवन ने महसूस किया कि उस समय लोग मानते थे कि शासन करना और सत्ता का प्रयोग करना केवल प्राचीन शाही परिवारों की विशेषाधिकार है। मतलब उस टाइम जनता लोगों के मन में ऐसा था ना कि सिर्फ और सिर्फ शासन यानी कि सत्ता का प्रयोग यानी कि वहाँ पर शासन वही करेंगे जो शाही वंश के होंगे, यानी जनता लोगों का ऐसा मन में था। तो ये भी अपने आप को क्या बता दिया कि हम भी शाही वंश के ही हैं। सोचो, ताकि लोग भी मेरा क्या करें, सेवा करें, है ना। नेक्स्ट भेदभाव। देखो वहाँ पे भेदभाव का भी नीति था। इतिहासकार ने यहाँ तक कहा कि जब भी बलवन किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता था, यानी कि नीचे वर्ग के लोगों को देखता था, तो उनकी आंखों में क्रोध और गुस्से जलने लगती थी और वह उसे मारने के लिए तलवार उठा लेता था। जरा सोचिए कितना कटर, कितना मतलब क्या बताएं। ठीक है। इस प्रकार के भी वो राजा रहे हैं जो लोगों को दबाने का प्रयास करते थे। सोचिए जब निम्न वर्ग के लोगों को देखते थे ना उसकी आंखों में क्रोध गुस्से आते थे, क्या वो इंसान नहीं थे। नेक्स्ट है त्रिपक्षीय संबंध की मान्यता। वो त्रिपक्षीय संबंध जोड़ते थे, यानी कैसे संबंध जोड़ते थे। सो देखो बलवन जो थे वो ईश्वर और सुल्तान मतलब हो गया राजा, यानी ईश्वर को राजा से जोड़ते थे। राजा तो कौन थे, वो बलवन खुद थे ना। तो ईश्वर जो थे वो अपने खुद से क्या करते थे, जोड़ते थे संबंध, यानी ईश्वर और राजा में संबंध। फिर राजा और जनता में संबंध, सुल्तान मतलब राजा हो गया। ठीक है। फिर राजा और जनता में संबंध और फिर ईश्वर और जनता में संबंध। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि मान लो कि ये जो है वो राजा है, ये क्या है, राजा है। तो राजा का संबंध किससे है, तो राजा का संबंध ईश्वर से है। किससे है, ईश्वर से। और फिर ईश्वर का संबंध किससे है, तो ईश्वर का संबंध है हमारा जनता से। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि देखिए जनता जो है वो ईश्वर का पैर पड़ते हैं। ठीक है। और ईश्वर किसका रूप है, राजा का रूप है। तो इस प्रकार से संबंध जोड़ने का प्रयास किया गया है, ईश्वर राजा से, फिर राजा का जनता से, और फिर ईश्वर को जनता से संबंध जोड़ दिया गया है। इसका कुल मिलाकर के बात हुआ कि बलवन राजा का रूप है और सारे लोग उसका मतलब क्या करेंगे, सेवा करेंगे। वह खुद को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता है कि ईश्वर की जैसा ही मैं इस धरती पर हूँ, जो लोगों के कल्याण की देखभाल करता था। और हम क्या कर रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए देखभाल करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना था। दरबार की मर्यादा। अब देखिए जहाँ पे राजा रहते थे उसमें दरबार भी थे ना, वो दरबार जहाँ पे राजा रहते थे, इसके सेवा करने वाले लोग थे, इसके सेनापति लोग थे, तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइट नियम ये लागू करते थे। कैसे, देखिए बलवन ने दरबार में कड़ा अनुशासन लागू किया, किसी को भी हंसी मजाक या बकवास करने की अनुमति नहीं थी। उसने दरबारियों से काफ़ी दूरी बनाए रखती थी। ठीक है। जो दरबारी के जो लोग थे ना वहाँ पे उससे काफ़ी दूरी बनाए रखी। उसने दरबारी पोशाक निर्धारित कर, और दरबार में एक खास प्रकार के पोशाक मतलब कपड़ा जैसा ड्रेस होता है ना, कोई भी चीज़ों का, स्कूल का ड्रेस अलग ड्रेस, कंपनी के लिए अलग ड्रेस, वैसे ही वहाँ के दरबार के लिए भी ड्रेस चलता था। राजा के लिए अलग और वहाँ के जो दरबारी लोग थे उसके लिए अलग। राजा को नमस्कार भी करते तो लोग, देखो लोगों को राजा को नमस्कार करने के लिए घुटने टेकर अपने माथे से जमीन को छूना पड़ता था, मतलब जमीन से गिरना पड़ता था और पैर लगना पड़ता था राजा का, वो भी छू के नहीं, दूरी से ही। नेक्स्ट है गार्डों की नियुक्ति। गार्ड लोग, देखिए सेना लोग रहते हैं ना, गार्ड लोग नियुक्ति, जहाँ पे राजा जिस दरबार में रहता है उसके बाहर कौन लोग, गार्ड लोग नहीं रहते हैं। ठीक है। तो उसका भी नियुक्ति किया गया था। तो बलवन ने खूंखार और लंबे चौड़े पहरेदार को नियुक्त किया गया था। अब देखिए वैसे गार्ड को रखा गया था जो खूंखार थे,
लंबे चौड़े रहते थे, ठीक है, और उसके हाथों में नंगी तलवार रहता था, मतलब नंगा तलवार रहता था, सोचिए। और राजा के इर्द गिर्द वो खड़े रहते थे, यानी कि राजा के अगल बगल में अगर कहीं रहते थे तो उसके अगल बगल खड़े रहते थे, दरबार के बाहर खड़े रहते थे। जब भी वह वहाँ से बाहर निकलता था ना, तो उसके अंग रक्षक यानी कि उसके शरीर के रक्षा के लिए नंगी तलवारों को लेकर के उसके सेना लोग, उसके गार्ड लोग घुमा करते थे। नेक्स्ट है फारसी परंपराओं का पालन। और उस टाइम फारसी परंपरा का पालन किया गया था। देखिए, बलबन का मानना था कि राजत्व की महिमा केवल फारसी परंपराओं का पालन करके ही संभव है। यानी राजत्व, यानी इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर राजत्व को प्राप्त करना चाहेगा, राजत्व मतलब वहाँ का शासन करना चाहेगा, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फारसी परंपराओं का पालन करना ही पड़ेगा, जो कि मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये उनका कहना था। नेक्स्ट है सदैव आरक्षित। सदैव आरक्षित का मतलब क्या है दोस्तों, कि बलबन ने कभी भी सार्वजनिक रूप से असामान्य खुशी या दुख व्यक्त नहीं किया। मतलब वो कब खुश है कब दुख है, इस सार्वजनिक यानी कि लोगों के पास कभी वो बताने का प्रयास नहीं किए, है ना। ऐसा भी कहा जाता है कि जब उसके सबसे बड़े बेटे मोहम्मद की मौत की खबर उसे दी गया ना, कि आपका जो बेटा है मोहम्मद उसका मृत्यु हो गया, तब भी वह अविचलित रहा। मतलब तब भी वो ना सगबग कुछ नहीं हुआ, ना हंसी ना खुशी कुछ नहीं, ना दुख, ठीक है। मतलब जनता लोगों के पास नहीं दिखाते थे कि हम खुश हैं कि नाराज हैं, सो और ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि वो राजा बहुत अच्छे थे, लेकिन आप कब खुश हैं कब नाराज हैं लोगों को आपका नीति नहीं पता चलना चाहिए, ऐसा कुछ काम कीजिए, ठीक है। प्रशासनिक काम करता था वो, बस प्रशासनिक काम करते ही रहते थे, उसको दुख और नाराज का कोई गम नहीं था कि मेरा बेटा का मृत्यु हुआ। लेकिन हाँ, हालांकि वो अपने निजी अपार्टमेंट में, यानी कि उसको निजी क्षेत्र में जहाँ पे कोई नहीं रहते थे, उसमें जा करके वह फुट फुट करके रोए थे, ठीक है। नेक्स्ट है सशक्त सेना। वो सशक्त सेना ने मजबूत सेना रखते थे, ठीक है। इसमें कोई संदेश नहीं है कि एक शक्तिशाली राजा के अस्तित्व के लिए एक मजबूत सेना की आवश्यकता होती है, इसलिए बलबन ने अपनी सेना को मजबूत किया। देखिए, हर एक राजा के अंतर्गत एक बहुत ही मजबूत सेना होता है, ठीक है, और इसके अंदर भी बहुत ही मजबूत सेना रखा गया था। रक्त और लोह की नीति, ये रक्त और लोह की नीति को अपनाते थे। रक्त मतलब अगर मेरे सामने कोई आएगा तो उसको तलवार से काट देंगे, और लोह मतलब मजबूत नीति, लोहा की जैसा। एक मजबूत और निरंकुश सम्राट से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने दुश्मनों से निपटारे में सख्त नीति का पालन करे। बलबन ने भी ऐसा ही नीति अपनाया। हर एक राजा ऐसा ही होना चाहिए कि अगर उसके ऊपर कोई दुश्मन आ जाए ना, तो वो रक्त और लोहे की नीति को अपनाए। और सेम कंडीशन बलबन राजा भी नहीं किया, लेकिन ये एक चीज़ गलत की कि जनता पर इस चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, नहीं, दुश्मनों पर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विदेशी आक्रमणकारियों को से सुरक्षा। देखिए, बर्बर के ये जो बलबन है ना, इसके सामने कोई भी नहीं टिके। जो विदेशी यानी बाहर के आक्रमण करने वाले जो लोग थे ना, जो सोचते भी थे कि यहाँ पे आक्रमण करेंगे, वो भी नहीं कर पाते थे। एक निरंकुश शासक की ताकत उसकी अपनी प्रजा को बाहरी खतरे से बचाने की क्षमता से भी मापी जाती है। इस संबंध में बलबन ने प्रभावी कदम उठाए। देखिए, एक राजा ऐसे क्षमता वाले होना चाहिए जो बाहर से अगर कोई भी आक्रमण करता है तो उससे मतलब लड़ सके, और सेम कंडीशन है सब बलबन में देखा गया। अब निष्कर्ष में आते हैं दोस्तों, तो बेबन यानी बलबन के राजस्व सिद्धांत और रक्त और लोहे की नीति ने उसे अच्छा लाभ दिया। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाई, सुल्तान मतलब राजा का प्रतिष्ठा बढ़ाया, लोगों राजा सब डरने लगे। उसने अपने विरोधियों की शक्तियों को कुचल दिया, जो उसके विरोध में आते थे, जो उसको दुश्मन थे उसको कुचल दिया। उसने शांति बनाए रखा, लोग डरते थे ना, शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसने देश के मंगोलों को आक्रमण से बचाया। उस टाइम मंगोल लोग बहुत आक्रमण करते थे, ठीक है, मंगोल लोग, तो उन्होंने मंगोल लोगों से आक्रमण करने से बच गया। यही मंगोल वही लोग थे जो पहले बलबन को बेचा करते थे, लेकिन अभी बलबन के एरिया में आकर के मंगोल को आक्रमण करने तक का भी शक्ति हिम्मत नहीं है, ज़रा सोचिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म होता है। दोस्तों, वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, मिलेंगे ना। चौथा, अलाउद्दीन खिलजी के। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको एक समझने वाली पॉइंट है, बाजार नीति और भू राजस्व नीति पहले पूछे जा चुका है पिछले साल, तो ये दोनों पूछे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इस बार प्रशासन व्यवस्था पूछे जाने की अधिक संभावना है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासन व्यवस्था का परीक्षण करा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासन व्यवस्था का परीक्षण करें। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था बताना। प्रशासन का मतलब होता है दोस्तों, देखो, पर मतलब समझो पूरा, ठीक है, और शासन मतलब पूरा शासन करना। पर शासन का मतलब होता है पूरा शासन करना। जैसे हमारे भारत में अभी पूरा शासन कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पूरा शासन अगर वो कर रहे हैं ना, तो वो जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा काम हो बुरा काम हो, इसका मतलब है कि वो पूरा शासन व्यवस्था में जो भी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो उसका पूरी शासन व्यवस्था है, तो उसी को बोलेंगे प्रशासन। मान लो कि अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो बोलेंगे हमारे प्रधान
मंत्री जो हैं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है। अगर वो गलत काम कर रहे हैं पूरे देश में तो बोलेंगे उनकी प्रशासन व्यवस्था खराब है। वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में अपना शासन कर रहे थे, ठीक है, पूरे दिल्ली में वो अपना क्या कर रहे थे, शासन चला रहे थे, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है प्रशासन, जो पूरे राज्य में पूरे क्षेत्र में वो शासन करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताना है कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, अच्छा था या बुरा था, या तो कुछ अच्छा था कुछ बुरा था, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो ये समझिए दोस्तों, ये जो आपको पूरी एरिया दिख रहा है ना वो दिल्ली है, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों कि दिल्ली बीचों बीच में स्थित है और हमारा भारत की भी राजधानी दिल्ली है। और राजधानी वहीं होता है जो पूरे देश का बीचों बीच में पड़ता है, ताकि वहाँ से सब जगह राज किया जा सकता है और वहाँ से सब जगह देखा जा सकता है, सभी राज्यों में देखा जा सकता है। सेम यही चीज़ों को फॉलो किए थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी। ये दिल्ली के ही शासक थे, ठीक है। यहाँ पर ये मान लो कि पूरा दिल्ली है, ठीक है। और दिल्ली के भी यहाँ के राजा, यहाँ के शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ का राजपाट चलाने वाले यानी पूरे शासन को चलाने वाले यानी कि प्रशासन व्यवस्था को संभालने वाले यहाँ के कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अब ये दिल्ली को ही क्यों चुना, क्योंकि दिल्ली से ही पूरे क्षेत्रों पर ये यहीं से क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं, यहीं से देख सकते हैं, क्योंकि ये दिल्ली बीचों बीच में पड़ता था, इसलिए इन्होंने यहीं पर चुना, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों, अभी दिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, एक क्षेत्र बोलते हैं, मतलब एक राज्य समझ लो, ठीक है। तो कोई भी राजा कहीं भी अगर मान लो क्या करता था, वो वहाँ का राजा होता था ना, तो उसको हम लोग बोलते थे सल्तनत। जैसे दिल्ली को सल्तनत कहा जाता था उस समय, ठीक है। सल्तनत मतलब राजा जहाँ पर राज कर रहा है, तो दिल्ली पर राज कर रही है, तो इसका मतलब है दिल्ली उनका सल्तनत है, ठीक है। तो जगह के नाम को उस समय सल्तनत कहा जाता था, ठीक है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में दिल्ली सल्तनत आएगा तो आपको घबराना नहीं है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी कौन थे, वहाँ के राजा थे, शासक थे, जो चला रहे थे राजपाट। तो जो राजा होते हैं ना, या तो जो शासक होते हैं ना, उसको सुल्तान कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के जगह में कभी कभी सुल्तान का प्रयोग होगा, तो समझ आना सुल्तान मतलब अलाउद्दीन खिलजी का बात हो रहा है। और कहीं कहीं अगर सल्तनत की बात हो, इसका मतलब दिल्ली जहाँ पर वो राज कर रहे हैं, ठीक है। सुल्तान बोलते हैं राजा को, और जहाँ पर राजा राज करते हैं उसको बोलते हैं सल्तनत। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी क्या है, हमारा सुल्तान है, और दिल्ली क्या है, सल्तनत है, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर राजपाट कर रहे थे उस समय इन्होंने क्या क्या काम किया, तो ये काम पहले का क्या करते हैं, मंगोल आक्रमण को रोकने का काम करते हैं। ये जो मंगोल का एक आक्रमण चलता है उसको अलाउद्दीन खिलजी रोक देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ की शासन व्यवस्था को यानी कि पूरे प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं। उसके बाद ये पूरी क्या करते हैं, विद्रोह को रोकने का काम करते हैं। लेकिन इनका एक चीज़ ये कमी था कि इसका जो कानून था ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, कठोर था, ठीक है। बस अब यूं ही आपको पूरा का पूरा आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले चलते भूमिका। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और योग्य शासक था। योग्य शासक मतलब बहुत ही गुणवान शासक, ठीक है। उसने अपने राज्य मतलब कौन, दिल्ली को, ठीक है, मजबूत बनाने का काम किया, विद्रोह को रोकने का काम किया, और मंगोल जो आक्रमण है ना उससे सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किया। यानी मंगोल आक्रमण को रोकने का काम किया, विद्रोह रोका, मजबूत बनाने का काम किया, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने कई ऐसे सुधार किए ताकि कोई विद्रोह ना हो, मजबूत हमारा राज्य बना रहे और मंगोल आक्रमण भी ना हो। उनकी जो प्रशासन व्यवस्था मतलब वही पूरे शासन व्यवस्था, ठीक है, पूरा का पूरा शासन व्यवस्था को ही प्रशासन बोलते हैं। कठोर थी लेकिन बहुत ही प्रभावी माना जाता है। मतलब उसका जो नियम कानून बनाते थे ना वो बहुत ही ज़्यादा कठोर था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रभावी माना जाता है, मतलब काम लायक माना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासन व्यवस्था। प्रशासन मतलब जो पूरे राज्य पर यानी पूरे दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहे थे ना, उसकी व्यवस्था बताना है कि वो अच्छा कर रहे थे, बुरा कर रहे थे, या अच्छा बुरा दोनों कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले सुल्तान की सर्वोच्च शक्ति। सुल्तान कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी, जो राजा होते हैं ना उसी को सुल्तान कहा जाता है। तो उस समय सुल्तान को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता था, यानी कि राजा को ही सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। जैसे भी हम लोग प्रधानमंत्री को पावरफुल मानते हैं, वैसे उस समय भी सुल्तान को यानी कि राजा को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। सुल्तान ही राज्य मतलब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, वो दिल्ली की बात हो रही है, ठीक है। सुल्तान ही राज्य का सबसे ज़्यादा सर्वोच्च अधिकारी होता था। सभी अधिकारी उसके आदेश का पालन करते थे। उसके जो नीचे जितने भी सारे अधिकारी थे ना, इनके आदेशों का पालन करते थे। उसने अमीरों और सरदारों की शक्ति कम कर दी। उस समय जब ये अलाउद्दीन खिलजी यहाँ के राजा नहीं बने थे, यहाँ का सुल्तान नहीं बने थे, उस समय अमीर और सरदार सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। लेकिन जब सुल्तान
वहाँ के अलाउद्दीन खिलजी बनते हैं। तो जो अमीरों के पास जो अपने आप को ये शक्तिशाली समझते थे, सरदार जो अपने आप को शक्तिशाली समझते थे और गरीबों के ऊपर शोषण करते थे, इनके शक्ति को कम कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आंसर आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ये पॉइंट आपको डालना है। उसके बाद ये लाइन ए और ये जो 3 पॉइंट मैंने लिखा है वो लाइन के सटे सटे लिखा है। आप एक एक लाइन को गैप करके लिख सकते हो। ठीक है, इससे आंसर बड़ा भी होगा और अच्छा भी रहेगा। ठीक है, हम सटे इसलिए लिख दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप इस पॉइंट को लिखो, फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर इस पॉइंट को लिखो, फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर इस पॉइंट को लिखो, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का मतलब क्या होगा दोस्तों, देखिए हमने क्या बताया कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो बिल्कुल दिल्ली में थे और यहीं से सारा राजपाट चलाते थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल बीचों बीच में था, तो जो भी चीज़ बीच में होता है उसको बोलते हैं केंद्रीय। और चूंकि ये बीच से ही पूरे शासन व्यवस्था को चलाते थे, यानी कि पूरे प्रशासन को चलाते थे, इसलिए इसको कहा जाता है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन मतलब ये यहीं रह करके अलग अलग जगह पर क्या करते थे, अपना राजपाट करते थे। इसी को बोलते हैं केंद्रीय प्रशासन, कि एक जगह बीचों बीच में रह करके सभी जगह पूरे क्षेत्र पर प्रशासन यानी कि शासन करना, है ना। तो ये अलग अलग इसका विभाग भी था। क्या प्रधानमंत्री अकेले सब जगह काम करते? नहीं, प्रधानमंत्री का भी एक अलग अलग विभाग है। जैसे खेल मंत्री अलग है, स्वास्थ्य मंत्री अलग है, रेल मंत्री अलग है, वैसे इनका भी अलग अलग मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, तो देखो केंद्रीय प्रशासन ये केंद्र में रख के पूरे क्षेत्र पर ये देखने का काम करते थे, तो इसके लिए अलग अलग विभाग बना करके रखते थे। ये अकेले कहाँ कहाँ जाएंगे, इसलिए अलग अलग इसके क्या थे, विभाग थे। दीवान ए वजारत, अगर ये सब पॉइंट्स आपको याद नहीं रहेंगे दोस्तों, तो ये सब पॉइंट्स को आप छोड़ सकते हैं, सीधे सीधे ए वाला पॉइंट्स को लिख सकते हैं ये सब को। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, दीवान ये वजारत का मतलब होता है दोस्तों आय व्यवस्था का विभाग, यानी कि जो पैसा का लेन देन का जो विभाग होगा उसका एक अलग विभाग बना कर रखे थे। आय व्यवस्था मतलब क्या, पैसों का लेन देन। ठीक है, उसके बाद दीवान ये अर्ज मतलब सेना का विभाग, जो इनका सेना का विभाग था ना वो अलग था। सेना का देख रेख करना, ट्रेनिंग देना, इसका विभाग अलग था। दीवान ये इंसा मतलब सरकारी पत्र और आदेश लिखने का विभाग अलग था। अगर सरकार को कोई पत्र लिखना है, चाहे कोई भी रिलेटेड से पत्र लिखना हो या तो कोई आदेश लिखना हो, तो इसका ये विभाग अलग था। दीवान ये रसालत मतलब विदेश और धार्मिक मसालों का विभाग, यानी विदेश यानी दूसरे देशों से अगर कुछ बात विचार करना हो, धार्मिक मामलों धर्म से रिलेटेड कोई मामला हो, तो इसका विभाग अलग बनाया गया था। ठीक है, तो इसका अलग अलग विभाग था और वो बिल्कुल बीचों बीच में रह करके ही अलग अलग विभागों के माध्यम से ही पूरे क्षेत्र पर वो कब्जा करके रखे थे और पूरा शासन चला रहे थे। ठीक है, तीसरा प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन का मतलब ये प्रांतीय मतलब जिससे देखो भारत हमारा इतना बड़ा देश है, तो उसको अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया ताकि वहाँ प्रशासन चलाना बहुत ही आसान हो जाए। वैसे यहाँ पर भी प्रांतीय मतलब छोटे छोटे भागों में बांट देना, तो पूरे राज्यों को कई प्रांतों में बांटा गया था, मतलब अलग अलग जगहों क्षेत्रों में बांटा गया था। और जैसे हमारे अलग अलग राज्य में अलग अलग यहाँ पर के मुख्यमंत्री का निर्माण होता है, आखिर प्रधानमंत्री अकेले तो नहीं चला पाएंगे, तो अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया और अलग अलग राज्यों का अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं। वैसे ही वहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया गया था। ठीक है, और प्रांतों का अलग अलग गवर्नर नियुक्त किया जाता था। हर एक प्रांत का एक छोटा सा जगह का अलग गवर्नर होता था, दूसरे जगह का दूसरा गवर्नर होता था, ऐसे। ठीक है, और वहाँ के गवर्नर लोग क्या करते थे, कानून व्यवस्था बनाए रखते थे, यानी जो राजा कानून बनाते थे उसका देखरेख करते थे और कर वसूल करते थे और किसानों से ये टैक्स वसूल करते थे। ठीक है, इनका यह काम यही होता था। आगे देखिए सैन्य प्रशासन यानी सेना का प्रशासन। ठीक है, प्रशासन मतलब वही होता है दोस्तों उस पूरी व्यवस्था को, तो यहाँ पर सैन्य प्रशासन मतलब पूरे सेना की व्यवस्था का बात चल रहा है। ठीक है, बड़ी और अस्थाई सेना, ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे ना वो बहुत ही बड़ा मात्रा में सेना को रखते थे और अस्थाई सेना मतलब कभी चेंज नहीं करते थे। ठीक है, जब कुछ हो गया चाहे तो फिर ऐसा कोई कंडीशन आ गया तभी, नहीं तो वो अस्थाई रखते थे यानी फिक्स बना के रखते थे। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था तभी कोई व्यक्ति को काम करने में मन लगेगा, है ना। घोड़ों पर दाग लगा दिया जाता था जिसको दाग प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, घोड़ों पर दाग इसलिए लगाया जाता था ताकि नकली घोड़े ना रखे जाए, ताकि अगर कोई घोड़ा बीच में आ भी जाए उतने घोड़े में से तो पता नहीं चल पाएगा। और ऐसे कंडीशन में अगर दौड़ हो चाहे तो युद्ध हो तो वो हार जाएंगे, तो इसलिए जो मजबूत घोड़ा होता था उसको अलग से दाग करके चिन्ह लगाया जाता था। ठीक है, ताकि पता चले असली कौन है और नकली कौन है। सैनिकों का हुलिया यानी चेहरा रजिस्टर में दर्ज किया जाता था ताकि कोई भी दूसरे की जगह नौकरी ना कर सके। देखो जो सैनिक का हुलिया होता था ना, यानी सैनिक देखने में कैसे लग रहे हैं, ठीक, उनका नाम क्या है, वो सारे चीज़ें रजिस्टर में दर्ज होता था ताकि एक सैनिक की जगह में कोई उसके भाई या बहन है तो कोई दूसरा सैनिक ना घुस जाए, है ना।
ये सब चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे से फॉलो करते थे, जिसकी वजह से इनकी जो पूरे की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छा माना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं राजस्व। राजस्व मतलब होता है कर व्यवस्था, ठीक है, यानी कि टैक्स व्यवस्था। यानी वो किसानों से किस प्रकार टैक्स लेते थे, तो किसानों से उपज का लगभग आधा 50% कर के रूप में लिया जाता था। यानी कि अगर किसान एक बोरा फसल को उपजा रहा है तो वो आधा बोरा सरकार का हो जाता था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का हो जाता था। यानी किसान की उपज का आधा यानी 50% के रूप में वो टैक्स के रूप में लेते थे। कर वसूली पर सरकार का सीधा नियंत्रण था, यानी जो किसानों से टैक्स वसूलना होता था ना, वो सरकार का सीधा नियंत्रण होता था। ये नहीं कि मतलब कि इसके बीच में कोई आया और घूसखोरी हो गया, नहीं, वो सीधे आकर के टैक्स लेते थे। उनका नियंत्रण यानी सीधे किसानों पर होता था, यानी कोई मना नहीं कर सकता था, वो आएंगे और पैसा लेके जाएंगे। भ्रष्टाचार रोकने के लिए अधिकारियों पर वो कड़ी निगरानी भी रखते थे, यानी अगर भ्रष्टाचार ना हो, किसानों के साथ गलत ना हो, कोई अधिकारी भ्रष्टाचार तो नहीं है, पैसे तो नहीं खा रहा है, ये सब पर भी वो कड़ी नज़र रखते थे, यानी कि कड़ा नज़र रखते थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था, यानी कि बाजार में वो किस प्रकार से नियंत्रण रखते थे। नियंत्रण मतलब देखभाल करना। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रसिद्ध नीति यही था, बाजार नीति। ठीक है, अनाज, कपड़ा, घोड़े और अन्य वस्तुओं की कीमत सरकार तय करती थी, यानी बाजार में जितनी भी सारे वस्तु होती थी उसका क्या कीमत होने वाला है वो सरकार तय करती थी, क्योंकि दुकानदार बहुत ज़्यादा कीमत को हाई कर देते थे, जिससे किसान लोग खरीद नहीं पाते थे चीज़ों को, तो वो अपने हिसाब से सरकार तय करती थी। जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाई गई। जो जमाखोरी मतलब अलग अलग जगह से क्या करते थे, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि बहुत सारी चीज़ों को चुरा करके या तो गलत तरीके से चीज़ों को जमा करके रखते हैं, या तो फिर वो काला बाजारी तरीके से पैसा कमाते थे। ये सब चीज़ों पर उन्होंने रोक लगाया। बाजार की निगरानी के लिए अधिकारियों की नियुक्ति किया गया था, ताकि बाजार पर निगरानी रखा जाए कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, और कौन उचित मूल्य पर सामान को बेच रहा है या तो कहीं बढ़ा करके तो नहीं बेच रहा है। ये सब निगरानी के लिए अधिकारी को नियुक्त किया गया। इससे सैनिकों और आम जनता को सस्ती वस्तुएं मिलने लगा। इससे क्या हुआ, जो सैनिक लोग था और वहाँ की जो आम जनता था, वो सभी को ये सामान जो है ना, वस्तु, वो सस्ता मिलने लगा। ठीक है, अब आगे चलते। ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर मतलब चुपके चोरी की व्यवस्था भी ये अपना रखा। तब ये चुपके चोरी मतलब क्या करते थे वो देखो, पूरे राज्य मतलब पूरे दिल्ली में जहाँ तक इसका कब्जा था उसमें वो जासूस नियुक्त किए गए थे। जासूस मतलब वैसे व्यक्ति जो चुपके चोरी से दूसरे जगह जा करके बताए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ के जो अलाउद्दीन खिलजी थे ना, वो ऐसे व्यक्ति को निर्माण करते थे जो जासूस होते थे, मतलब चुपके चोरी से दूसरे के पास जाते थे और वहाँ पर क्या हो रहा है वो राजा को जानकारी देते थे, ताकि राजा को ये बात पता चल सके कि कहाँ पर युद्ध होने वाला है, कहाँ पर कौन लोगों के बीच में क्या चीज़ चल रहा है, ताकि उसको पहले ही राजा दबा दे, है ना। वे अधिकारियों और अमीरों की गतिविधियों की जानकारी सुल्तान को देते थे। और ये जो जासूस वाले होते थे ना, वो चुपके चोरी से अधिकारियों के पास जाते थे, अमीर लोगों के पास जाते थे, और उन लोगों के बीच में क्या चल रहा है वो सुल्तान को चुपके से आकर के बताते थे। इससे विद्रोह और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण बना रहता था। इससे क्या करते थे अलाउद्दीन खिलजी, भ्रष्टाचार होने से और युद्ध होने से वो रोक देते थे उसको। ठीक है, अगर पता चल रहा होगा कि नहीं अमीर लोग युद्ध करने वाला है या तो कुछ दुकानदार लोग पैसा बढ़ाने वाले हैं, तो वहाँ पर वो पहले ही एक्शन ले लेते थे। न्याय व्यवस्था, अगर कोई वहाँ पर गलत काम करता था तो उसका कड़ी से कड़ी दंड भी दिया जाता था। इसी को बोला जाता है न्याय व्यवस्था। सुल्तान स्वयं भी न्याय करता था, यानी कि खुद से वो न्याय दिलाने का काम करता था। अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता था, और जो कानून बना है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस पर भी अधिक से अधिक ध्यान देते थे। ये नहीं कि सिर्फ कानून बन गया और उसको फॉलो हो ही नहीं रहा। अमीरों पर ये खास करके नियंत्रण रखते थे। अमीरों की आपसी बैठकें और षड्यंत्रों पर रोक लगाई गई, यानी अमीर लोग आपसी में जो बैठक करते थे, क्यों, क्योंकि अमीर लोगों का शक्ति खत्म हो गया था राजा आने से, तो अमीर लोग आपस में जो बैठक करते थे और जो षड्यंत्र रचते थे, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रति दुश्मनी का जो षड्यंत्र रचते थे ना, उस पर रोक लगाया गया। बिना अनुमति का बड़े समारोह या विवाह करने की अनुमति नहीं थी। लो अब कहाँ जाओगे, यानी बिना अनुमति के बड़ा से बड़ा आप बैठक नहीं कर सकते हो, समारोह नहीं कर सकते हो, या तो विवाह भी करने की अनुमति नहीं था। इससे आपको राजा से अनुमति लेना पड़ता था। इससे विद्रोह की संभावना क्या हो गया, कम हो गया, लड़ाई झगड़ा की संभावना कम हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी शासन किया पूरे क्षेत्र पर, जिसको हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था कह सकते हैं। तो इसके प्रशासनिक व्यवस्था का गुण देखेंगे, यानी कि अच्छाई चीज़ें, फिर देखेंगे इसका दोष। तो इनका अच्छा चीज़ क्या था,
प्रशासन मजबूत था, यानी कि जो पूरे इलाके पर शासन कर रहे थे वो व्यवस्था बहुत मजबूत था। मंगोल आक्रमण से राज्य की रक्षा किया, यानी जो मंगोल आक्रमण करने वाले थे दिल्ली पर आक्रमण, वो आक्रमण से इन्होंने बचा दिया। बाजार में वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित रखा, मतलब जितना होना चाहिए उतना ही रखा। सेना अधिक से अधिक शक्तिशाली बना के रखा। विद्रोह और भ्रष्टाचार में कमी लाई इन्होंने। इतना सारा अच्छा काम इन्होंने किया। अब इनका गलत काम कौन सा माना जाता है? एक कर बहुत अधिक था, यानी कि टैक्स किसानों से आधा आधी लिया जाता था, 50%, सोच लीजिए। तो ये कर व्यवस्था बहुत अधिक था इनका, जिससे किसानों को अधिक कठिनाइयाँ होता था टैक्स देने में। दंड व्यवस्था बहुत ही कठोर था इनका, अगर कोई गलती करता था तो दंड बहुत ही कठोर तरीक़ा से दिया जाता था। लोगों को पूरी स्वतंत्रता नहीं थी, विवाह भी कर रहा है तो लोगों को पूछना पड़ रहा है, समारोह करना पड़ता तो पूछना पड़ता, तो लोगों को पूरी स्वतंत्रता नहीं थी। प्रशासन सुल्तान की कठोरता पर अधिक निर्भर था। प्रशासन मतलब वहाँ का जो पूरा राजपाट था ना, वो सुल्तान की कठोरता पर अधिक निर्भर था। यानी कि सुल्तान जैसे बोलते तो वैसे होता था, यानी कि राजा, सुल्तान मतलब कौन? अलाउद्दीन खिलजी, वो जैसे बोलते तो वैसे ही होता था, यानी इसी पर निर्भर था। निष्कर्ष की बात करते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था दिल्ली सल्तनत की सबसे प्रभावशाली व्यवस्था में से एक माना जाता है। यानी ये दिल्ली पर की सल्तनत व्यवस्था में से एक माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। उसने मजबूत सेना बनाया, कठोर कानून बनाया, बाजार का नियंत्रण किया और गुप्तचर व्यवस्था अपनाया। गुप्तचर मतलब चुपके चोरी से दूसरे जगह से जानकारी प्राप्त करना, और ये सब के माध्यम से राज्य को सुरक्षित किया। राज्य मतलब दिल्ली क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान किया ताकि कोई आकर के यहाँ आक्रमण ना करे, युद्ध ना हो, और शक्तिशाली भी दिल्ली को बनाया। हालांकि उसकी नीतियाँ कुछ कठोर थी, फिर भी उन्होंने प्रशासन को अधिक सफल बनाया। प्रशासन मतलब पूरी व्यवस्था को बहुत ही अधिक सफल बनाया। ठीक है। पाँचवा है मोहम्मद तुगलक के चरित्र एवं नीतियों का विवरण दें। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। बस आपको ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये ट्रिक इतना सा याद रखना है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है मोहम्मद तुगलक दे दे चाहे मोहम्मद बिन तुगलक दे दे, बात एक ही है, ठीक है, कि चरित्र एवं नीतियों का विवरण दें। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा दिल्ली है, ठीक है, ये हमारा क्या है, दिल्ली है। और दिल्ली को सल्तनत भी कहा जाता था, क्योंकि उस समय जो राजा जिस क्षेत्र पर शासन करते थे उस क्षेत्र का नाम सल्तनत होता था। ठीक है, और वहाँ पर जो राज करने वाले राजा थे वो थे मोहम्मद तुगलक, और मोहम्मद तुगलक जो राजा होते थे उसको बोला जाता था सुल्तान। कुल मिलाकर के ये दोस्तों कि दिल्ली पर उस समय शासन था मोहम्मद तुगलक का, और उस समय दिल्ली चूँकि एक राज्य था, मतलब मोहम्मद तुगलक के लिए ये अपना क्षेत्र था जहाँ पर ये राज कर रहे थे। तो जो भी राजा होते थे ना पहले उसको सुल्तान कहते थे, और सुल्तान जिस क्षेत्र पर कब्जा करके रखे थे उसको सल्तनत कहा जाता था। ठीक है, इस प्रकार से दिल्ली और मोहम्मद तुगलक बोलो चाहे तो सल्तनत बोलो चाहे तो सुल्तान बोलो, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, दिल्ली पर कब्जा था मोहम्मद तुगलक का, मतलब कि सल्तनत पर कब्जा था सुल्तान का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली पर कब्जा करने के लिए कोई एक राजा नहीं आते हैं, मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं आते हैं, बल्कि एक व्यक्ति आते हैं, फिर उसके पिता, फिर उसके पिता, ऐसे कई सालों तक दिल्ली पर शासन करते हैं। ठीक है, तो बात है तुगलक वंश का। जैसे मैं बात आऊँ दोस्तों, जैसे हम एक यादव जाति हो गया, राजपूत जाति हो गया, वैसे ही एक तुगलक वंश भी हुआ करता था। ठीक है, तुगलक वंश में से नंबर 1 पे आते थे एक राजा, वो पहले दिल्ली पर शासन किए हैं। फिर जब उनका मृत्यु हो गया तो फिर उसका बेटा मोहम्मद तुगलक दिल्ली पर आए, फिर इसका बेटा, फिर इसका बेटा, ना जाने तो ऐसे ऐसे कितनों राजा आए और दिल्ली पर क्या किए, शासन किए। तो ये बात है मोहम्मद तुगलक का, जो तुगलक वंश के थे, और ये दूसरा नंबर पर थे। मोहम्मद तुगलक जो थे ना बहुत ही अच्छे शासक थे, लेकिन ये कठोर नीति वाले थे, लोग इससे डरते भी थे, इतना ज़्यादा इनका नीति कठोर था। मोहम्मद तुगलक जो थे ये बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, बुद्धिमानी थे और महत्वाकांक्षी भी थे। महत्वाकांक्षी का मतलब था बड़े बड़े सपना, यानी दिल्ली के लिए बहुत बड़े बड़े सपना सजा के रखे थे कि हम दिल्ली में ऐसे करेंगे, ये करेंगे, बहुत बड़ा, मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के लिए चाहे अपने जीवन के लिए बहुत बड़े बड़े सपना देखता है, वैसे ही ये दिल्ली के लिए बहुत बड़े बड़े सपना देख रखे थे। ठीक है, अब ये क्या कर रहे थे दोस्तों, ये जितने भी सारे यहाँ पर मतलब दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी सारे जो अलग अलग योजना बना रहे थे ना, वो सारी योजना इसका असफल हो जा रहा था, यानी सब असफल रहा। इसके जितनी भी सारी योजना बनाया इन्होंने, जो भी कुछ काम किया, बोल हम ये करेंगे, इससे दिल्ली और भी आगे बढ़ेगा, ऐसे होगा, फलना ढकना जो भी था, ठीक है, वो सब इनका क्या रहा, असफल रहा। मतलब काम तो बहुत अच्छा करना चाहते थे,
सपना तो बहुत बड़ा बड़ा था, लेकिन ये सही समय पर सही चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से सारे इसका योजनाएं सफल नहीं हो पाता है। जैसे अगर ये चाहेंगे दोस्तों कि जानवरों को हम काजू किशमिश बादाम खिलाएं ताकि वो मजबूत हो, तो इनका सपना बहुत अच्छा है कि ये जानवरों को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन क्या वो सब खाने से जानवर मजबूत होंगे या तो फिर वो सब चीज़ें खाएंगे नहीं खाएंगे। तो जो चीज़ जहाँ पर सही प्रयोग होना चाहिए था वो चीज़ वो किए नहीं, हालांकि इनका सपना बहुत बड़े बड़े था। ठीक है, तो बस यही सी सब चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र पढ़ेंगे, फिर इसका नीतियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सा नीति इन्होंने बनाया आगे विकास के लिए, दिल्ली को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन इसका नीति सफल नहीं हो पाता है। सबसे पहले भूमिका देखते हैं। मोहम्मद तुगलक बोलो चाहे मोहम्मद बिन तुगलक बोलो, एक ही नाम है। ये तुगलक वंश का दूसरा शासक था, सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है, मतलब फेमस शासक माना जाता है। इसने 1325 से लेकर के 1351 तक दिल्ली पर शासन किया, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वह बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, बुद्धिमानी थे और महत्वाकांक्षी शासक थे। उसने अपने राज्य को मजबूत और समृद्धि बनाने के लिए कई नई योजनाएं लागू की है ना। अपने राज्य को, राज्य मतलब क्या, दिल्ली को मजबूत बनाने के लिए, समृद्ध मतलब बहुत आगे ले जाने के लिए उन्होंने बहुत सारी नए नई योजनाएं बनाई। ठीक है, और उसकी योजनाएं का उद्देश्य अच्छा था, उनका योजना बहुत अच्छा था, लेकिन अधिकांश जो इसका योजनाएं था वो असफल रहा, मतलब सफल नहीं हो पाया। इसलिए इतिहासकार, यानी इतिहासकार मतलब जो पहले के बड़े बड़े विद्वान लोग थे जिसको इतिहासकार कहा गया, ठीक है, वो बुद्धिमान लेकिन अव्यवहारिक शासक कहते हैं। मतलब पहले के जो विद्वान लोग थे ना, वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं ये बुद्धिमान तो थे लेकिन ये अव्यवहारिक थे। अव्यवहारिक मतलब जो चीज़ जहाँ पर लागू करना चाहिए वो लागू नहीं कर पाए, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ होगी इसका। और इसके अगर चरित्र और नीतियों की बात करें तो ये भारतीय इतिहास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। मतलब देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अच्छाई या बुराई छोड़ के जाता है ना, तो हम कहते हैं कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत अच्छा रहा। तो ये भारत के तो थे नहीं मोहम्मद तुगलक, लेकिन आए थे दिल्ली भारत में ही। तो इन्होंने, इसका जो चरित्र था और जो इन्होंने नीति बनाई, वो हम कह सकते हैं कि भारत पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, कुछ अच्छा चीज़ों पर भी और कुछ बुरा चीज़ों पर भी। आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र मतलब उसका व्यवहार के बारे में। ठीक है, पहला विद्वान शासक, ये बहुत ही विद्वान शासक थे। उससे अरबी, फारसी, गणित और दर्शन, चिकित्सा मतलब डॉक्टर से संबंधित ये सब का अच्छा ज्ञान था। वह पढ़ा लिखा और बुद्धिमान भी शासक था। देखो ये दोनों पॉइंट को मैंने सटे हुए लिखा है। आप चाहो तो एग्जाम में इस पॉइंट को लिखने के बाद एक लाइन का गैपिंग देंगे, उसके बाद दूसरा लाइन में इस पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है महत्वाकांक्षी, मतलब ये बहुत बड़े बड़े सपना, दिल्ली को बहुत आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन इसका योजनाएं असफल रहा। वह पूरे भारत में मजबूत शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। उनकी योजनाएं बहुत ही बड़ी बड़ी थी, लेकिन योजनाएं सफल नहीं हो पाती थी। न्यायप्रिय, ये न्यायप्रिय शासक थे, यानी कि ये जो मोहम्मद तुगलक थे ना, वो जो व्यक्ति गलत थे उसको गलत कहते थे, उसको दंड दिया जाता था, सजा दिया जाता था। वह न्याय करने का प्रयास करता था, अमीर हो चाहे गरीब सभी को समान न्याय देने का वो कोशिश करता था। ठीक है, कठोर स्वभाव, लेकिन वो बहुत ही कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे। गलती करने वालों को कड़ी सजा देता था। उसके कठोर व्यवहार से लोग उससे डरते भी थे। आगे धार्मिक सहिष्णु, ठीक है, धार्मिक सहिष्णु का मतलब है वो सभी धर्म का इज्जत करते थे। ठीक है, मतलब किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं थे, वो सभी धर्म को एक जैसा देखते थे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी धर्मों का समान व्यवहार, यानी सभी धर्मों के साथ वो समान व्यवहार करते थे। वह दूसरे के धर्म के लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। विद्वानों और संतों का सम्मान करता था। और जो पहले के समय में बहुत ही ज्ञानी, बुद्धि, पढ़े लिखे जो विद्वान होते थे, संत होते थे, साधु होते थे, वो सबका ये समान इज्जत करते थे। अव्यवहारिक शासक, लेकिन ये क्या थे, अव्यवहारिक शासक थे। इनका हौसला तो बहुत बड़ा बड़ा था, सपना बड़ा बड़ा था, मजबूत भी शासक थे। ठीक है, लेकिन ये अव्यवहारिक शासक माना जाता है। क्यों? उसकी योजनाएं बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू नहीं किया गया, इसलिए इसको अव्यवहारिक कहा जाता है। जो चीज़ सही से लागू नहीं होता है ना, उसको हम लोग अव्यवहारिक कहते हैं। इसलिए अधिकतर योजनाएं इसका क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। चलो आगे बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख नीति, कि आखिर ये इतना बड़े बड़े सपना देखे थे, दिल्ली को इतना आगे ले जाएंगे, ठीक है, कि हमारा नाम होगा। तो इन्होंने कौन कौन सा ऐसे योजना बनाए, लेकिन इसका योजना असफल हो जाता है। सबसे पहले राजधानी का परिवर्तन का नीति। ये क्या किए थे, राजधानी को बदलने का प्रयास किए थे। देखो,
हमको पता है कि दिल्ली बीचों बीच में पड़ता है पूरा क्षेत्र का। अब हमारा पूरा क्षेत्र का दिल्ली बीचों बीच में पड़ता है, इसलिए दिल्ली को राजधानी बनाया गया। अब ये क्या कर रहे थे, दिल्ली से ले जाकर के महाराष्ट्र, ठीक है, दिल्ली से ले जाकर के महाराष्ट्र में एक जगह है, उसको दिल्ली ये क्या करना चाहते थे, राजधानी बनाना चाहते थे। अब हम ये बोलेंगे कि झारखंड की राजधानी है रांची। अब रांची को हम झारखंड की राजधानी ना बना करके पटना बनाएंगे, और सभी लोग जितने भी लोग रांची में रह रहे हैं चलो सब पटना। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ऐसा ही काम इन्होंने भी किया। ठीक है, क्या किया देखिए, राजधानी का परिवर्तन कर दिया। उसने राजधानी जो था ना वो दिल्ली से दौलताबाद कर दिया। दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने दिल्ली को राजधानी नहीं माना, इन्होंने कहा आज से दौलताबाद राजधानी रहेगा, और वहाँ पर इन्होंने हस्तांतरित कर दिया, मतलब बदल दिया। उनका उद्देश्य यही था कि पूरे भारत पर आसानी से शासन करना, ताकि हम पूरे भारत पर शासन क्या करें, कर सकें, अपना हुक्म चला सकें। हम जैसे बोलेंगे वैसे होगा। लोगों को जबरन वहाँ भेजा गया कि जितने भी सारे दिल्ली में हैं वो सब दौलताबाद चलो, वही आज से राजधानी रहेगा। लेकिन इतना दूर लंबा लोगों को चलना बहुत मुश्किल था, उस समय गाड़ी घोड़ा तो होता नहीं था, ठीक है। कठिन यात्रा के कारण लोगों को बहुत ही कष्ट हुआ, पैदल चलना, तो कोई गाड़ी भी मिला तो उसमें बहुत ज़्यादा ठोस के जाना, है ना। बाद में राजधानी फिर से दिल्ली ही वापस लानी पड़ी, वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ये जो अपना एक नीति बनाए थे, राजधानी परिवर्तन का किया, क्या इसका ये योजना सफल रहा? बिल्कुल नहीं रहा। तो परिणाम क्या हुआ कि यह नीति सफल नहीं रही, यानी कि असफल रहा, ठीक है। मुद्रा में बदलाव, अब ये मुद्रा में बदलाव किया, पैसों में बदलाव किया। जैसे हमारे यहाँ जो पैसा चलता है वो सिक्के चलते हैं, नोट चलते हैं, कागज़ के नोट चलते हैं। तो उस समय पहले के राजा महाराजा लोग चांदी और सिक्के का जो मुद्रा यानी पैसा होता था वो छपवाते थे। मुद्रा मतलब पैसा। इन्होंने क्या किया, सोचा कि चांदी और सोने में कौन इतना पैसा खर्चा करके पैसे का निर्माण करवाएगा, इसलिए जो धातु होता है ना, ठीक है, पीतल तांबे, ये सबसे ही सोने का ये सिक्का क्या करवाएंगे, निर्माण करवाएंगे, सिक्के बनवाएंगे। अब ये हुआ क्या, यहाँ तो बहुत बुद्धि व्यक्ति चोर लोग बैठे हुए हैं। जब इन्होंने जैसे ही तांबे और पीतल के सिक्के बनवाना शुरू किया, बहुत लोग नकली बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो देखो, उसने सोने और चांदी के सिक्के की जगह तांबे और पीतल के सिक्के चलाए। उद्देश्य यही था कि धन की कमी दूर करना, यानी कि जो धन का कमी हो रहा था वो दूर हो जाए, ताकि सोने चांदी का सिक्का नहीं बनाएंगे तो सोने चांदी बच जाएगा, तो हमारा धन अधिक से अधिक आएगा। और अगर हम सोने चांदी का ही सिक्का बना देते तो इससे अधिक धन लगेगा। तो इसी को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो तांबे और पीतल है उसका सिक्का छापना शुरू कर दिया। अब तांबे और सिक्के का सिक्का जब छापना स्टार्ट किया तो इससे बहुत ज़्यादा लोग फ्रॉड करने लगे, ऐसे और भी लोग छापने लगे और नकली सिक्का को चलाने लगे, है ना। परिणाम क्या हुआ, लोगों ने नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिए, सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। सरकारी खजाने को भारी नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि लोगों ने नकली सिक्के बना करके चीज़ों को खरीदते थे। अंत में इस योजना को भी इसका बंद करना पड़ा, तो ये भी योजना इसका असफल रहा। नेक्स्ट है 2 आब में कर वृद्धि। 2 आब जो है दोस्तों एक क्षेत्र है, एक जगह है, ठीक है, जो गंगा और यमुना नदी के बीच में पड़ता है, ठीक है। 2 आब, और वहाँ पर किसानों से अधिक कर लिया गया। कर मतलब टैक्स लिया गया, और जिस समय टैक्स लिया गया था उस समय वहाँ पर सुखाड़ पड़ गया। अब किसान कहाँ से देगा टैक्स, है ना। गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं 2 आब, ठीक है। उस समय बोला जाता था, वहाँ पर कर बढ़ा दिया गया, टैक्स बढ़ा दिया गया। उसी समय अकाल भी पड़ गया। अब क्या ये योजना वहाँ पर सफल हो पाएगा? आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा। परिणाम क्या हुआ, किसान परेशान हो गया, कई किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया, और यह नीति भी सफल नहीं रहा, यानी असफल हो गया। चौथा देखिए, कृषि सुधार नीति। इन्होंने कृषि को सुधार करने का भी नीति बनाया, लेकिन वो भी असफल रह गया। देखो, किसानों को खेती के लिए सरकारी ऋण दिया, यानी कि उन्होंने जो किसान नहीं कर पा रहे थे खेती उसको सरकारी कर्जा दिया। नई भूमि भी प्रदान किया, लेकिन नई भूमि पर खेती कराने का प्रयास भी किया गया। यानी जिस किसान के पास पैसा नहीं है पैसा लो, भूमि नहीं है जिसके पास भूमि लो, सब कुछ व्यवस्था करवाए किसानों के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण योजना सफल नहीं हो रहा। लेकिन जो अधिकारी को भेजते थे ना किसानों को मदद करने के लिए, उन सभी के लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण ये योजना को भी सफल नहीं होने देते। मतलब ये चाहते तो बहुत कुछ है जनता के लिए, लेकिन योजनाएं सफल नहीं हो पाती है। आगे देखिए 5वां, विदेश विजय की नीति, ठीक है।
यानी ये विदेश विदेश मतलब क्या, दूसरे देश पर भी ये विजय करने की नीति बनाते हैं, यानी कि दूसरा देश को युद्ध हरा करके जीतना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इसका नीति सफल नहीं हो पाता है। उसने खुरासान, है ना, खुरासान और चीन की ओर अभियान की योजना बनाई। मतलब उन्होंने क्या किया, खुरासान एक जगह है और एक चीन, उन्होंने उधर की ओर अपना अभियान चलाया कि वहाँ पर हम युद्ध करेंगे और जीतेंगे। और इन्होंने बहुत से बड़ी सेना को भी तैयार कर लिया, किसको जीतने के लिए, खुरासान और चीन के क्षेत्र को। लेकिन परिणाम क्या हुआ, अभियान तो सफल रह गया, है ना, बड़े बड़े इन्होंने सेना को तैयार कर लिया, लेकिन सेना के लिए खर्चा भी तो उठाना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, राज्य का बहुत बड़ा धन खर्चा हो गया। राज्य मतलब वही क्षेत्र का, उसके देश का, ठीक है, बहुत बड़ा क्या हो गया, धन खर्चा हो गया। आगे प्रशासनिक नीति। प्रशासन का मतलब था दोस्तों पूरा व्यवस्था को जो चलाते हैं उसी को बोलते हैं प्रशासनिक। तो इनका प्रशासनिक नीति कैसा था वो देखिए। प्रशासन को मजबूत बनाने का प्रयास किया इन्होंने, पूरी प्रशासन मतलब पूरी व्यवस्था को इन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया। सेना का बहुत बड़ा तरीका से विस्तार किया और विद्रोह को कठोरता से दबाया, यानी विद्रोह ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, उसको दबाने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, तो ये सब काम तो इनका अच्छा था, लेकिन ऊपर के जितने भी सारे काम किया उनका सफल नहीं हो पाता है। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों का मूल्यांकन। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, इनके टोटल अभी हम लोगों ने 6 नीति देखा। पहला नीति, दूसरा नीति, तीसरा नीति यानी कि इनका योजना, चौथा योजना देखें इसको, पांचवा योजना देखें, छठा योजना देखें। इनमें से इनका एक भी सफल नहीं रहा। ठीक है, इनका कुछ भी सफल नहीं रहा, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें सफल था और बहुत सारी चीज़ें इसका असफल था। तो हम कुल मिला के बोल सकते हैं इसका जो नीति है ना, इसका मूल्यांकन मतलब क्या, मूल्यांकन मतलब था क्या सही था क्या गलत था। ठीक है, तो इसकी अगर नीतियों की बात करें तो इसमें सफल पक्ष देखते हैं और असफल पक्ष। सफल चीज़ें इधर है, ये विद्वान शासक थे, बहुत ही अच्छे विद्वान थे ये, है ना, बहुत सोचते थे जनता के लिए। कृषि और प्रशासन में सुधार करना चाहते थे ये, कृषि में, प्रशासन मतलब वहाँ के नियम कानून पूरी व्यवस्था में बदलाव करना चाहते थे। पूरे भारत को एक मजबूत राज्य बनाना चाहते थे, जो कि इनका एक सफल पक्ष है, अच्छा विचार था इनका, लेकिन योजना सफल नहीं रहता है। योजना बिना तैयारी के लागू किया गया, यानी कि बिना कोई तैयारी का इसका योजना लागू हुआ, जिसकी वजह से सफल नहीं हुआ। जनता को बहुत ही कष्ट किया गया, यहाँ से वहाँ भेज दिया गया, है ना। राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, आर्थिक मतलब पैसों की कमी होने लगा राज्य में, क्योंकि बहुत बड़ा धन इन्होंने अपने सेना के ऊपर खर्चा कर दिया। और कई विद्रोह भी हुआ, और इसके चलते से कई विद्रोह भी हुआ। हालांकि ये विद्रोह के दबाने के पक्ष में था, विद्रोह को दबाने का प्रयास करते थे, फिर भी बहुत सारे विद्रोह हुए। देखिए दोस्तों, अब निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रतिभाशाली, विद्वान और महत्वाकांक्षी शासक था। उसकी योजनाएं अपने समय से आगे थी, यानी उसका जो योजना था ना, वो जिस समय वो वहाँ के शासक बने थे उससे कई गुना आगे था, मतलब आगे ले जाने वाली इसकी योजना थी। लेकिन सही योजना और व्यवस्था के अभाव में, यानी सही योजना नहीं बन पाया, जिसके कारण अधिकांश असफल हो गया। इसलिए इतिहासकार उसे बुद्धिमानी तो जरूर कहते हैं, लेकिन अव्यवहारिक शासक भी मानते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। छठा है, फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला है कि फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें। और बस इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, ये वाला याद रखना, उसके बाद यूं ही ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधार, यानी जो फिरोज तुगलक थे ना, प्रशासनिक सुधार मतलब क्या, पूरी व्यवस्था से, यानी इन्होंने क्या सही किया क्या गलत किया, इसके पूरे सुधारों का वर्णन करना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको मैं ट्रिक बता दूं दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आते हैं ट्रिक पे। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना दोस्तों, ये दिल्ली है। ठीक है, आपको याद रखना ये दिल्ली है। ठीक है, और दिल्ली में ही जो शासन कर रहे थे उस समय, तो वहाँ यहाँ के उस समय के राजा थे फिरोज तुगलक। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, दिल्ली को सल्तनत कहा जाता है। जैसे हमारा भारत है तो भारत को हम लोग देश भी कह सकते हैं, वैसे ही दिल्ली को सल्तनत कहा जाता है, और फिरोज तुगलक को सुल्तान। यानी कि जैसे हमारे एक प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री का नाम क्या, नरेंद्र मोदी, तो हम नरेंद्र मोदी को क्या कह सकते हैं, प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से उस समय फिरोज तुगलक जो वहाँ के राजा थे, तो उस समय राजा को सुल्तान कहा जाता था। और राजा जिस जगह पर राज करता था, जैसे दिल्ली में ये राज कर रहे हैं, तो इसको सल्तनत कहा जाता था, यानी कि जो राजा होते थे उसको सुल्तान, और जहाँ पर राजा शासन करते थे उसको सल्तनत कहा जाता था। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में आएगा दिल्ली सल्तनत, तो घबराना नहीं है, या तो फिरोज तुगलक सुल्तान, तो भी घबराना नहीं। ठीक है, ये सुल्तान मतलब यही राजा का नाम है, और सल्तनत मतलब यही दिल्ली का नाम है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों होता क्या है, एक थे तुगलक वंश। तुगलक वंश मतलब क्या था, जैसे हम लोग एक अलग अलग जाति, जैसे यादव जाति, राजपूत जाति,
ठीक है, अलग अलग जाति है। तो मान लो कि अगर हम यादव जाति से हैं तो हमारे बेटा भी नाम के बाद क्या लगेगा, यादव। फिर उसके बेटा जो होगा वो भी अपने नाम के बाद क्या लगेगा, यादव ही लगाएगा। सेम ऐसा ही होता था पहले, वंश चलता था जिसका नाम था एक तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के जितने भी राजा आए ना वो सब दिल्ली पर शासन करते हुए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले तुगलक वंश के जो पहला राजा थे वो भी दिल्ली पर शासन किए। जब वो मर गए तो फिर उसके बेटा दूसरा नंबर पर कौन आता है, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, और मोहम्मद तुगलक क्या करते हैं, दिल्ली पर राजपाट करते हैं। जब मोहम्मद तुगलक का मृत्यु हो जाता है ना तो फिर इसका भाई, ठीक है, क्योंकि इसका फिर बेटा नहीं, इसका भाई जो चचेरा भाई थे, ठीक है, वो यहाँ पर क्या करते हैं, राज करते हैं, जिसका नाम था फिरोज तुगलक। मतलब पहले राज करने वाले पहले राजा, दूसरा यहाँ पर मोहम्मद तुगलक थे और तीसरा फिरोज तुगलक। अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि मोहम्मद तुगलक के बेटा नहीं थे फिरोज तुगलक, ये इनका ये चचेरा भाई थे। ठीक है, तो जब मोहम्मद तुगलक का मृत्यु हो जाता है ना तो इसका बेटा नहीं बल्कि उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक दिल्ली का सल्तनत बनते हैं, यानी कि दिल्ली पर ये राज करते हैं। अभी जो फिरोज तुगलक थे ना तो वो फिरोज तुगलक ने क्या किया, दिल्ली के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम किया। यहाँ पर शांति करने का काम किया, जन कल्याण यानी कि लोगों के लिए कल्याण का काम किया, ऐसा काम किया जो लोगों का भला हो। प्रशासन को मजबूत किया, यहाँ पर ता लिखने भूल गए, प्रशासन को मजबूत किया। प्रशासन मतलब क्या, पूरी शासन व्यवस्था को इन्होंने क्या किया, मजबूत करने का काम किया। मतलब ये बहुत ही अच्छे शासक थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको पूरा बात बता दिया। ये बात है दिल्ली का, जिसको हम लोग सल्तनत भी कह सकते हैं, और इस समय यहाँ के राजा फिरोज तुगलक है जिसको हम लोग सुल्तान भी कह सकते हैं। बहुत ही अच्छे शांति स्वभाव के व्यक्ति थे, शांति का काम करते थे, जन कल्याण का काम करते थे, प्रशासन को मजबूत करने का काम करते थे। ठीक है, और ये कब यहाँ पर दिल्ली में अपना राजपाट संभालते हैं, जब मोहम्मद तुगलक का मृत्यु हो जाता है तब इनके चचेरा भाई फिरोज तुगलक यहाँ का राजपाट को संभालते हैं। ठीक है, बस इसी के बारे में आपको पूरी पढ़ना है। अब जो कुछ मैंने ऊपर बताया वही सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले भूमिका, फिरोज शाह तुगलक जो था वो तुगलक वंश का तीसरा प्रमुख शासक था। यही बात है ना, जो फिरोज तुगलक है वो तुगलक वंश का पहला नहीं, दूसरा नहीं, बल्कि तीसरा क्या है, शासक है। ठीक है, वह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ठीक है, ये क्या थे, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। यानी जो फिरोज तुगलक है ना वो मोहम्मद तुगलक के क्या है, चचेरा भाई है। वही चीज़ मैंने आपको बताया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, है ना। उसने युद्ध की विजय की अपेक्षा, मतलब हर राजा यही चाहता है कि हम युद्ध करें और क्या करें, विजय करें। तो इन्होंने युद्ध नहीं करना चाहा और विजय को भी इन्होंने प्राप्त नहीं करना चाहा कि हमको युद्ध करके जीतना है सो, बल्कि इन्होंने युद्ध को ख़त्म किया, विजय को ख़त्म किया अपने मन से, और शांति, जन कल्याण और प्रशासन को मजबूत बनाने पर अधिक ध्यान दिया। उसने किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए जो काम करते हैं और जनता के हित में, जनता के हित में मतलब जनता के लिए कई सुधार किए हैं, जिससे वह काफ़ी लोकप्रिय हुआ, मतलब काफ़ी पॉपुलर हुआ, लोगों के दिल में ये बस गए क्योंकि ये लोगों के लिए काम किए हैं, है ना। आगे देखते हैं फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधार, यानी इन्होंने क्या क्या सुधार किया। ठीक है, तो सबसे पहले प्रशासन को व्यवस्थित किया। प्रशासन मतलब होता है दोस्तों पूरी ढांचा से, पूरी शासन व्यवस्था से, जहाँ तक ये अपना राजपाट चलाते थे उस पूरे शासन व्यवस्था को प्रशासन कहा जाता है। ठीक है, उसको सबसे पहले इन्होंने व्यवस्थित किया, अच्छे ढंग से किया। अगर हम लोग रूम को ही साफ सफाई करते हैं तो बहुत अच्छे से व्यवस्थित करते हैं, चीज़ों को इधर उधर जो बिखरे रहता है, वैसे ये भी पूरे शासन व्यवस्था को क्या किया, व्यवस्थित किया। फिरोज तुगलक ने शासन व्यवस्था को अधिक सरल और व्यवस्थित बनाया। मतलब ये शासन व्यवस्था जो राजपाट कर रहे थे ना उसको बहुत ही सरल बनाया, मतलब कठिन नहीं माना, आसान माना और चीज़ों को व्यवस्थित किया। उसने अधिकारियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट किया और इन्होंने कौन सा अधिकारी को क्या जिम्मेदारी दिया गया, कौन सा जिम्मेदारी दिया जाना है और कौन सा अधिकारी क्या क्या काम करेंगे, उसको अपना अपना अधिकारी को अपना अपना जिम्मेदारी सौंपा गया। और प्रशासन में अनुशासन बनाए रखा। प्रशासन में अनुशासन मतलब बिल्कुल अनुशासन, ताकि कोई भी घोटाला ना करे, सारे अधिकारी लोग अच्छे से काम करें, जनता के सामने अच्छे से पेश हो, इसी को बोलते हैं अनुशासन तरीका से। ठीक है, दूसरा है कर व्यवस्था में सुधार। कर मतलब ये टैक्स व्यवस्था में भी सुधार किए। पहले के जो शासक होते थे वो टैक्स किसानों पर बहुत ज़्यादा लगाते थे, लेकिन इन्होंने टैक्स पर सुधार करने का प्रयास किया। जनता पर लगाए गए कई अनावश्यक कर, मतलब जो फालतू का टैक्स था उसको समाप्त कर दिया गया।
केवल इस्लामी कानून के अनुसार लगाने वाले प्रमुख करों को रखा। मतलब इस्लामी कानून के अनुसार से जो टैक्स लेने का एक व्यवस्था चला हुआ था, ठीक है, बस उसी टैक्स को उन्होंने जारी रखा, बाकी सब कुछ समाप्त कर दिया। किसानों से उचित कर लिया जाता था। उचित कर मतलब जितना किसान देने में सक्षम होते थे, ठीक है, जिससे उन्हें राहत मिली, यानी कि किसानों को राहत मिला। सिंचाई की व्यवस्था, यानी कि किसान लोग खेती वगैरह करते हैं ना, तो उन लोगों को पानी वगैरह का जरूरत पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं सिंचाई। तो किसानों के लिए सिंचाई का भी इन्होंने क्या किया, व्यवस्था करवा दिया। किसानों की सुविधा के लिए कई नहर बनवाए, खेत तक पानी पहुंचाने लगा, जिससे खेती और भी उत्पादन बढ़ा। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि हुई, किसान को अधिक से अधिक पैसा मिलने लगा, है ना। कृषि को बढ़ावा दिया इन्होंने, नई भूमि को खेती योग्य बनाया। जो नया नया भूमि था, जो पड़ती पड़ा हुआ था, उसको इन्होंने क्या किया, खेती के योग्य बनाया। किसानों को खेती के लिए सहायता दिया। अगर कोई किसान को सहायता की जरूरत पड़ता था, ठीक है, तो किसी का फसल अगर नुकसान हो जाता था तो उसको सहायता भी देते थे। कृषि को राज्य की आय का मुख्य आधार माना। इन्होंने कहा कि अगर हमारा राज्य का विकास होगा, राज्य मतलब हमारा देश, ठीक है, उस समय ये दिल्ली पर पूरा कब्जा कर रखे थे ना, तो यानी कि इनका कहना था कि अगर पूरा दिल्ली की विकास करना है तो आय को बढ़ाना पड़ेगा, और आय तभी बढ़ेगा जब कृषि बढ़ेगा। मतलब कृषि को ही अपने देश की आय का मुख्य आधार माना, है ना, कि कृषि होगा तभी हमारा आय आएगा और तभी हमारा राज्य क्या होगा, आगे बढ़ेगा। लोक कल्याण के कार्य, मतलब लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया। अनेक अस्पताल खोले गए, सराय, मदरसे और मस्जिदें बनवाया गया, ठीक है। मदरसे मतलब स्कूल हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारा इस्लाम धर्म से रिलेटेड था, तो ये सब चीज़ें बनाया गया। गरीबों, विधवाओं और अनाथों की सहायता के लिए विशेष विभाग बनाया गया, अलग अलग विभाग बनाया गया। जनता का कल्याण के लिए शासन का महत्वपूर्ण भाग बनाया गया, ठीक है, यानी जनता के कल्याण को शासन का महत्वपूर्ण भाग बनाया गया। मतलब जनता का ही कल्याण हमारा शासन है, ऐसा उस राजा का कहना है, ठीक है। रोजगार की व्यवस्था करवाया गया। बेरोजगार लोगों को काम दिलाने के लिए रोजगार विभाग स्थापित किया गया। एक इन्होंने रोजगार का विभाग खोल दिया कि अगर कोई लोगों को रोजगार नहीं मिले तो ये रोजगार विभाग का यही काम है कि बेरोजगारों को रोजगार दे। इससे अनेक लोगों को आजीविका मिली, मतलब जीवन चलाने के लिए रोजगार मिलने लगा। दास विभाग, जिसको दीवान ये बंदगान कहा जाता है, ठीक है, यानी उन्होंने दास विभाग, दास का मतलब होता है वो लोग दोस्तों जिसको अपन ने अंडर में रख करके काम करवाया जाता था। तो ये राजा के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नौकर के रूप में वहाँ पर काम कर रहे थे, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है दास, ठीक है। तो जो भी दास को यहाँ के राजा अपने अंदर में रखे थे काम करने के लिए, उन सभी के देखभाल के लिए एक अलग विभाग बनाया गया, ताकि जो भी नौकर हमारे अंडर काम कर रहा है उसको एक सही तरीक़ा से खाने पीने की व्यवस्था मिले। और उन दासों को जो अपने नौकर बना कर रखे थे उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार भी दिया। शिक्षा मतलब ज्ञान, प्रशिक्षण मतलब कोई भी सीखने का तरीका बताया गया, और कैसे कमाना है इसका भी उन लोगों को ट्रेनिंग करवाया गया। तो एक चीज़ इनका बस यही खराब लगा कि जो आप लोगों को अपने अंदर दास बना के रखे थे, दास मतलब नौकर बना करके रखे थे, ठीक है, ये गलत था। आप उनको शिक्षा दे रहे थे, बहुत अच्छी बात था, प्रशिक्षण कर रहे थे, रोजगार दे रहे थे, बहुत अच्छा बात था, लेकिन आप जो लोगों को अपने दास बना के रखे थे ना, तो ये सिस्टम पूरा फिर फैल चुका था। फिर जो अमीर अमीर लोग थे ना, वो भी दास रखना शुरू कर दिया, मतलब लोगों को अपने अंडर में रखना शुरू कर दिया, नौकरों के जैसा। दास का मतलब होता है दोस्तों कि आप लोगों को अपने अंडर काम करवा तो जरूर रहे हैं, लेकिन उसको उतना पैसा नहीं मिलता, उसी को बोला जाता दास। हम लोग भी किसी के अंडर काम करते हैं, पैसा तो लेकिन पूरा मिलता है, लेकिन उन लोगों को पैसा नहीं मिलता था, ठीक है, लेकिन काम करवाया जाता था। तो ये इनका एक सिस्टम गलत था। इन्हीं के देखा से कि जो अमीर लोग थे वो भी दास रखना शुरू कर दिया, मतलब कि लोगों को रखना शुरू कर दिया। न्याय व्यवस्था में सुधार, कठोर और अमानवीय दंडों को कम किया। मतलब जो कठोर से कठोर दंड था ना, कि कोई भी लोग गलती करते थे तो बहुत कठोर दंड, इससे पहले के जो राजा है तो वो कठोर दंड देते थे लोगों को, ठीक है, जैसा मानव को नहीं मिलना चाहिए वैसा अमानवीय दंड मिलता था, तो वो सबको इन्होंने कम किया। न्याय देते समय दया और मानवता का ध्यान रखा गया कि अगर कोई लोग गलती किया है, ठीक है, तो उसको किस हिसाब से दंड मिलना चाहिए, और अगर कोई लोगों के साथ गलत हुआ तो किस प्रकार से उसको न्याय मिलना चाहिए। जनता को न्यायपूर्ण शासन मिला, यानी जनता को न्यायपूर्ण शासन मिला, मतलब कि जनता को जैसा शासन चाहिए था न्याय दिलाने वाला, वैसा ही राजा इन लोगों को मिला। शिक्षा और धर्म को बढ़ावा, अनेक मदरसे मतलब स्कूल और पुस्तकालय
जहाँ पर बहुत सारे पुस्तक होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, स्थापित किए गए। विद्वानों को, उलेमाओं को, देखो विद्वान का मतलब जो बहुत पहले के लोग जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, ठीक है, विद्वान थे, उसको उलेमाओं होता है। इस्लाम धर्म के जो सबसे प्रमुख विद्वान है ना, उसका नाम है उलेमाओं, ठीक है। इन सभी को साथ ही छात्रों को आर्थिक सहायता दिया गया, मतलब इन लोगों को जब पैसे की जरूरत पड़ता था ना तो ये पैसा भी देते थे। धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया, धार्मिक शिक्षा जो धर्म से रिलेटेड जो भी शिक्षा, जैसे हम हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू धर्म को हिंदू धर्म की शिक्षा, इस्लाम धर्म को इस्लाम धर्म की शिक्षा को इन्होंने क्या किया, प्रोत्साहित किया, लोगों को बढ़ावा दिया कि आपको अपना धर्म से रिलेटेड शिक्षा प्राप्त करना है, ठीक है। तो इन्होंने इस्लामी धर्म को भी बढ़ावा दिया ताकि लोग इस्लाम के बारे में जान सकें, है ना। नेक्स्ट है सरकारी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, कर्मचारियों को नियमित वेतन दिया गया और कई पदों को वंशानुगत बना दिया गया। वंशानुगत मतलब हो गया दोस्तों कि अगर हम सरकारी नौकरी पर हैं तो अगर हमारा मृत्यु होता है तो हमारा बेटा को नौकरी मिलेगा, फिर उनका अगर मृत्यु होगा तो उनका बेटा को मिलेगा, जो कि ये सिस्टम गलत था। अर्थात अधिकारी की मृत्यु के बाद उसका जो पद होता था उसके पुत्र या उसके परिवार के सदस्यों को मिल सकता था। अब मान लो कि एक कोई मेहनत करके नौकरी लिया, उसके बाद फिर उसका बेटा को मिल गया अपने आप, फिर उसके बेटा को मिल गया, तो इस प्रकार से जो योग्य व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा है, वो तो अधूरा ही रह जाएगा, वो तो बेरोजगार ही रह जाएगा। आगे देखते हैं फिरोज तुगलक की प्रशासनिक सुधारों की विशेषता। तो इनका पहला विशेषता जनता के कल्याण पर इनका अधिक से अधिक कार्य हुआ, ठीक है, जितने भी काम हुआ वो जनता के कल्याण के लिए हुआ। कृषि और सिंचाई का विकास किया गया, कर व्यवस्था में सुधार हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिला, न्याय व्यवस्था को अपेक्षाकृत सरल और मानवीय बनाया गया। जो पहले न्याय व्यवस्था बहुत ही कठोर था, जो भी व्यक्ति को दंड दिया जाता था बहुत ही कठोर दिया जाता था, उसको इन्होंने बहुत ही सिंपल कराया, साधारण दंड व्यवस्था करवाया। प्रशासन को अधिक स्थिर और संगठित बनाया, मतलब जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना उसको बहुत ही साधारण तरीका से इन्होंने चलाने का काम किया। अब देखते हैं प्रशासनिक सुधारों की कमियां, यानी इन्होंने कहाँ कहाँ पर गलतियां किया। तो सबसे पहला गलती है पदों को वंशानुगत बनाने का। जो एक व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाता तो उसके बदले नौकरी उसका परिवार को मिलता था, फिर उसके परिवार को, ये इनका गलत था, ठीक है। तो पदों को वंशानुगत बनाने से योग्य लोग की जगह कई बार अयोग्य लोग अधिकारी बन जाते हैं। मतलब वही चीज़ है, जैसे कि मान लो कि जिसका मृत्यु हुआ उसका बेटा को नौकरी मिल जाएगा और वो योग्य नहीं है, वो अयोग्य है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बगल में दूसरे घर के जो पढ़े लिखे व्यक्ति है वो बेरोजगार बैठ जाएगा। तो ये इनका ही गलत था। उलेमाओं किसको कहा जाता था? जो इस्लाम धर्म के प्रमुख व्यक्ति थे, जो विद्वान थे, उसको ये आर्थिक सहायता देते थे। पैसों की कमी पड़ता था तो उसको क्या करते थे, सहायता देते थे, जिससे उसका हौसला और बढ़ते चल गया, तो उनका प्रभाव और धीरे धीरे बढ़ने लगा, है ना। उसके नेक्स्ट दास प्रथा को बढ़ावा मिला। ये खुद ही दास को रखते थे, लोगों को अपने अंडर रखते थे, इससे और भी अमीर लोग जो देखा सीखे और भी दास को रखने लगे, यानी कि लोगों को अपने अंडर रखने लगे। धार्मिक मामलों में वह पूरी तरह उदार अच्छा व्यवहार नहीं था, यानी धर्म के मामलों का अगर कहें ना तो ये इस्लाम धर्म को अधिक बढ़ावा देते थे, जबकि दूसरे धर्म को उतना अच्छा उनके साथ व्यवहार नहीं करते थे। तो ये इनका एक थोड़ा सा कमी है, ठीक है। आगे देखते हैं निष्कर्ष। फिरोज तुगलक एक शांति प्रिय, जन कल्याणकारी, मतलब लोगों के लिए प्रशासनिक सुधार शासक था। उसने किसानों, कर्मचारियों और जनता के हितों के लिए अनेक सुधार किए। सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाया। हालांकि उसके कुछ सुधार की कमियां भी थी, है ना, हालांकि उन्होंने कुछ गलतियां भी की, फिर भी प्रशासनिक सुधारों के कारण फिर भी इन्होंने जो भी कुछ प्रशासन में सुधार किया, पूरी शासन व्यवस्था में सुधार किया, उसका नाम महत्वपूर्ण शासकों में से एक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा सुधार करने का भी काम किया। हालांकि उनकी कमियां थी, फिर भी उन्होंने जो भी कुछ सुधार किया उनमें से उसका नाम प्रमुख माना जाता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जोड़ दीजिएगा। साथ में सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन करें। इसका आंसर और जो शॉर्ट टैप्स का बात किया दोस्तों, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा।